हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस सादरिका एंड आज का जो वीडियो है वो हमारा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर है, जिस पे तुम लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर है। और ये वन शॉट वीडियो है, मतलब मैं सारी चीज़ें इसमें कवर कर लूँगी, तो तुम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो यार, थोड़ा सा इधर साइड में वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी 11th की स्टडीज़ की वजह से, और तुम्हें जैसे पता ही है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाल के इंग्लिश लैंग्वेज का वन शॉट प्रिपेयर करा है। और यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बिलीव करो, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, देखो सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे छोटे एकदम माइनर पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए मैंने, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इसे अपना पेपर से देखने पेपर देने से पहले देख कर जाना, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो पेपर है, बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे 21 फेब को तुम्हारा पेपर तुम्हारे स्टार्ट होने वाले हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज ये तुम्हारा पहला पेपर है। तो उससे एक बार एक दिन पहले या 2 दिन पहले तुम इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो फिर तुम इसे पेपर या पेंसिल कुछ लेके बैठो, पेपर पेन लेके बैठो और उसमें लिख लो ये सारी बातें जितनी मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ताकि कुछ भी एग्ज़ाम के टाइम पे तुम स्लिप ना करे तुम्हारे माइंड से, ठीक है। सारी चीज़ें लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो एक बार देख लेते हैं हम इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो यार, हम इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। तुम्हारी बोर्ड मार्किंग स्कीम्स जितनी भी हैं वो सब, एग्जाम्पल्स, कॉमन डाउट्स जितने तुम्हारे होते हैं वो सारे कॉमन डाउट्स लेंगे, कैसे लिखना है, कैसे नोटिस, ईमेल, कॉम्पोजिशन, लेटर सब लिखे जाते हैं, एकदम बेसिक से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और फॉर्मेट भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, और मतलब कुछ टेक्निक्स भी देखेंगे कि ऐसे तुम अपने राइटिंग पार्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जो कि बेसिकली लास्ट ईयर मैंने भी अप्लाई करी थी एंड मेरे 100 आउट ऑफ 90 आए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यार इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देखो बहुत लोग कहते हैं टफ होता है, बट अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और सारी चीज़ें अच्छे से करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, 90+ भी तुम आराम से स्कोर कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो पहले तुम तुम्हारे ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं। यानी कि तुम्हारा ग्रामर पोर्शन जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स का तुम्हारा ग्रामर पोर्शन आता है, ठीक है। बचा हुआ 60 मार्क्स जो होता है वो तुम्हारा राइटिंग पोर्शन से आता है। तो पहले ग्रामर पोर्शन में तुम्हें, जैसे तुम्हारे 4 मेन चैप्टर्स हैं, मतलब उसमें ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए तुम्हारा टेंसेस हो गया, फिर तुम्हारा प्रेपोजिशंस हो गया, उसके बाद तुम्हारा कंजंक्शंस हो गया, और उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। तो तुम्हें मेन यही 4 चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन के लिए अच्छे से पढ़नी है। तो इसके तुम्हें क्या रूल्स देख के जाने हैं, एंड उसकी तुम्हें अच्छे से अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो कोई भी अपनी स्कूल बुक ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक जो तुमने परचेज करा उसे से ग्रामर पोर्शन जो है उसकी प्रैक्टिस करने लगो, ठीक है। टेंसेस, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि मतलब कितने कितने मार्क्स का आता है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे तो हर चीज़ को एक एक करके लेके चलेंगे, ठीक है। टेंसेस की, और अगर तुम्हें प्रपोजिशंस नहीं अच्छे से समझ में आते तो तुम वो मेरे चैनल पे प्रपोजिशन का वीडियो पड़ा होगा, तुम उसे भी देख सकते हो, या फिर तुम कहीं से और भी से देख सकते हो, यूट्यूब से या कहीं से भी तुमसे देख सकते हो। तुम्हें रूल समझने कैसे अप्लाई करा जाता है, एंड तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि जैसे कि मैं रोज़ 5 या 10 तुम्हारे लिए MCQs अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ, तो तुम उसे एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब पहले देख लेते हैं टेंसेस और कितने मार्क्स। तो टेंसेस जो है तुम्हारे वो 4 मार्क्स के आते हैं, यानी तुम्हारे 8 FIBs आते हैं, ठीक है। 8 FIBs आते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि हाफ मार्क्स के तुम्हारे 8 FIBs आते हैं टेंसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन में तुम्हारे 4 मार्क्स का आता है, यानी 8 क्वेश्चंस, यानी कि तुम्हारे हाफ मार्क्स के प्रेपोजिशंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस की हमने बात कर ली। अब देखो यार, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें भी बताती चलूँगी जो कि तुम्हारी मतलब कॉमन है, और अगर तुम उसे एक तरीके से रट भी लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, तुम्हारा टाइम ही बचेगा पेपर में, ठीक है। जैसे कि मतलब तुम्हारे आइडिया के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख दी कि जैसे कभी भी अगर तुम्हें 2 टाइम फ्रेम लिखे होते हैं, जैसे यार प्रेपोजिशन से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, और मतलब प्रेपोजिशंस बहुत ही मतलब जल्दी गलत भी हो जाते हैं। तो उसके लिए देखो यार, कुछ चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, जैसे 3 PM एंड 5 PM ये टाइमिंग लिखी है। अगर टाइमिंग के बीच में ऐसे लिखा होता है 3 PM एंड 5 PM, तो जनरली उसमें बिटवीन लगता है, ठीक है। बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है।
ये मैंने खुद ही लास्ट ईयर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे कि मैंने ये चीज़ को समझा था, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज़ बता रही हूँ। अगर तुम्हें कहीं वर्ड दिखे फॉन्ट, तो फॉन्ट के साथ तुम्हारा जनरली मतलब मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा यही वाला प्रेपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है। फॉन्ट के साथ जनरली ऑफ यूज़ होता है तुम्हारा, ठीक है। फिर जम्प्ड के साथ तुम्हारा जनरली इनटू या फिर ओवर यूज़ होता है, ठीक है। और उसमें भी मोस्टली हमारा इनटू ही यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें एक कॉमन चीज़ें बता रही हूँ सारी। फिर कंप्लेन के साथ जनरली तुम्हारा अगेंस्ट लग जाता है, अगेंस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एफ्लिक्टेड तुम्हारा किसी पर्टिकुलर मतलब डिजीज़ के लिए जनरली यूज़ करा जाता है। जैसे कि ही इज़ एफ्लिक्टेड विद डायरिया, ही इज़ एफ्लिक्टेड विद डेंगी, ही इज़ एफ्लिक्टेड विद अर्थराइटिस, ठीक है। तो इसीलिए अफ्लिक्टेड का ये जो प्रेपोजिशन होता है वो जनरली विद यूज़ होता है, एफ्लिक्टेड विद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रेंड। नेक्स्ट हमारा रिफ्रेंड, तो रिफ्रेंड के साथ जनरली जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है दैट इज़ फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंसर्न, तो कंसर्न के साथ जो जनरली लगता है दैट इज अबाउट, ठीक है। ये एक जनरल मैंने तुम्हें दे दिया, ये तुम्हारा जनरली लग जाता है। और देखो यार बोर्ड्स में ज़्यादा टफ प्रेपोजिशंस नहीं आते, ऐसे ही बेसिक प्रेपोजिशंस और चीज़ें सब बेसिक वाली आती हैं तुम्हारे में, ठीक है। तो डिफिकल्ट प्रेपोजिशन से अच्छा है तुम ईजी वाले ही सॉल्व करो तो तुम्हें आ जाएगा तुम्हारे यहाँ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे फ्रेजल वर्ब्स। देखो ये अलग से कुछ मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तुम्हारे प्रेपोजिशन का ही पार्ट है। प्रेपोजिशन के अंदर कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वो तुम्हें कॉल दे देंगे, अब ये ऑफ तो प्रेपोजिशन है, तो इसीलिए तुम्हें ऑफ मतलब जैसे इस केस में ऑफ लगाना पड़ेगा। ये जैसे कॉल के फ्रेजल वर्ब्स है, तो यहाँ पे तुम्हें डैश दे देंगे और तुम्हें आउट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, कॉल ऑफ का क्या मीनिंग होता है, कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सब सारे फ्रेजल वर्ब्स के तुम्हें मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। और इधर मैंने क्या करा है कि सारे तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैंने लिख दिए अलॉन्ग विद द मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना से इन्हें और इसे समझ लेना, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले कॉल के देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तुम्हारे कॉल के होते हैं, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा कॉल ऑफ, टू कैंसिल समथिंग दैट वॉज प्लान्ड, ठीक है। एकदम सही बेसिक इंग्लिश में लिखा है, समझ जाओगे तुम। एग्जाम्पल, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू द स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल आउट, to publicly criticize or challenge someone. Example, the teacher called out the student for not completing the assignment. इधर मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है ना, तो इसीलिए हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी चेंज तुम्हें लग रही हो। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कॉल अप, टू टेलीफोन समवन। एग्जाम्पल, आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टू चेक इफ दे आर कमिंग। नेक्स्ट हमारा कॉल फॉर, ठीक है। तो कॉल फॉर, टू रिक्वायर डिमांड समथिंग। एग्जाम्पल, द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट है कॉल ऑन, तो ये कुछ कॉल के इंपॉर्टेंट वाले थे, ठीक है। मैंने 5 ये कॉल के इंपॉर्टेंट वाले लगाए और इन्हें अच्छे से कर लेना। फर्स्ट, टू रिक्वेस्ट और आस्क समवन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, दे कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू अदर देन कॉल, यानी कि कॉल के अलावा कौन सा है ये। बैक अप, टू सपोर्ट और असिस्ट। एग्जाम्पल, आई विल बैक यू अप इन द मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल ऑफ, टू कैंसिल समथिंग। एग्जाम्पल, दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट ड्यू टू द बैड वेदर। Do away with, to eliminate or to get rid of. Example, they decided to do away with the old policies, ठीक है। राइट, नेक्स्ट चलो देखते हैं। ईट आउट, टू डाइन एट अ रेस्टोरेंट, लेट्स ईट आउट टुनाइट। फॉल अपार्ट, टू ब्रेक और डिसइंटीग्रेट। एग्जाम्पल, द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट व्हेन आई सैट ऑन इट। गेट अलॉन्ग विद, to have a good relationship with someone. Example, she gets along with her co-workers, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं तुम्हें बिलीव दिलाने के लिए, देखो यार ये लास्ट ईयर का PYQ है, तुम इसे जाके देख भी सकते हो कि हैंड इन, ये तुम्हारा फ्रेजल वर्ब लास्ट ईयर प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज में आ गया था, ठीक है। तो यानी तुम समझ सकते हो कि फ्रेजल वर्ब आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ ही मैंने यहाँ पे लिखे तो उन्हें एक बार रोज़ रीड कर लेना तो तुम्हें आ जाएगा। हैंड इन, टू सबमिट और गिव समथिंग, प्लीज़ हैंड इन योर असाइनमेंट्स बाय द फ्राइडे, ठीक है, बाय फ्राइडे। नेक्स्ट, होल्ड ऑन, टू वेट और पॉज। एग्जाम्पल, होल्ड ऑन अ मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। 11th वन कौन सा है, देखो नंबरिंग भी मत जाना, नंबरिंग हो सकता है गलत लिखी हो या सही हो, पता नहीं, बट ये तुम ये देख लेना अच्छे से फ्रेजल वर्ब।
keep up with, to stay informed or maintain the same pace as someone. Example, it's hard to keep up with all the latest news. Look after, to take care of someone or something. Example, she looks after her little sister. Next one, make up, to reconcile after an argument. Example, they made up after the disagreement. Point out, to indicate or mention something. Example, she pointed out the mistake in the report. Run into, to unexpectedly meet someone. I ran into an old friend at the store. Set up, to establish or arrange something. Example, they set up a meeting for the next week. Take off, जनरली एरोप्लेन के लिए यूज़ करते हैं. To remove clothing or depart quickly. He took off his coat before entering the house. ठीक है. Next, use up, to consume completely. Example, we have used up all the milk. Right, चलो आगे देखते हैं. Wait on, to serve someone. Example, the waiter waited on the customers. Next, break down, to stop functioning emotionally or emotionally collapse. Example, the car broke down on the highway. Next, call back. देखो ये कॉल का ही है, लग रहा है रह गया होगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं. टू रिटर्न अ फोन कॉल. एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू बैक लेटर. ठीक है, कॉल यू बैक लेटर. नेक्स्ट, कट डाउन ऑन, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफीन. नेक्स्ट वन है ड्रॉप ऑफ, टू डिलीवर और फॉल अस्लीप. एग्जाम्पल, आई विल ड्रॉप ऑफ द पैकेज ऑन माई वे होम. देखो इतना तो ज़्यादा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी ने तो इतने सारे लिखवा दिए, अब ये सारे इतने सारे लर्न कैसे होंगे. तुम्हें सिर्फ एक बार रीड करना है चीज़ों को कि तुम्हें मतलब उसका सेंस समझ में आ जाए. ठीक है, कोई चीज़ को लर्न नहीं करना, सिर्फ अच्छा रीड करना. उसे 2-3 बार अच्छे से रीड करोगे, थोड़े थोड़े मीनिंग तुम्हें याद हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से तुम्हें उसको लाइन बाय लाइन नहीं रटना है. चलो देखते हैं. फिल इन, टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सब्सटीट्यूट. Example, please fill in the missing details. Give up, to quit or surrender. Example, he refused to give up despite the challenges. Hold up, to delay or hinder. Example, traffic held us up on the way to the airport. Keep on, to continue doing something. Example, he kept on studying all night. Look forward to anticipate or be excited about something. Example क्या है इसका? आई लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड. नेक्स्ट हमारा पास अवे यानी कि टू डाई, सबको पता है, सिंपल एकदम. एग्जाम्पल, शी पास अवे पीसफुली इन हर स्लीप. ठीक, तो ये फ्रेजल वर्ब्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिख दिए थे, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना. अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज जो आती है तुम्हें करनी होती है ग्रामर पोर्शन में, दैट इज कंजंक्शंस. अगैन इसके रूल्स तुम देख लेना, अच्छे से समझ लेना. और एक बार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंजंक्शंस लिख दिए हैं तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये कभी कभी प्रॉब्लम होती थी कि मैं कंजंक्शंस ही भूल जाती थी कौन से थे. तो मुझे लगा हो सकता है तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार लिख दिए. ठीक है, फिलहाल एंड बट और सो तो तुम्हें यूज़ ही नहीं करने होते हैं उसमें. और 4 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कंजंक्शंस के, 4 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है ये कंजंक्शंस में. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, फॉर, एंड, बट, और, येट. इन सब के यूजेस तुम देख लेना. येट, सो, ऑल्दो, because, if, since, while, unless, before, after, when, while, whereas, either or, neither nor, both, and, not only but also, whether or, so that, such that, no sooner than, hardly, when, as long as, in order to. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो तुम्हें एक्सरसाइज करनी होती है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी सारे बुक्स में तो बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं, बट एक एज अ शॉर्ट तुम्हें समझने के लिए बुक वाले तुम पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं. तुम एक बार पढ़ लेना, बुक वाले पढ़ के ही जाना, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले तुम ये सभी पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे. तो एक बार पेपर से पहले तुम पढ़ लेना, और उसके बाद एक बार ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें लिखा है ये भी अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, मैं अभी तुम्हें समझा नहीं मैंने क्या लिखा है. ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेज में तुम्हारे 8 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के. ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आता है. चलो अब देखते हैं. एज सून एज के साथ तुम्हें इमीडिएटली का यूज़ नहीं करना है. ठीक है, एज सून एज लिख रहे हो तो इमीडिएटली नहीं लिखोगे.
बिसाइड्स के साथ ऑल्सो का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे बिसाइड्स के साथ ऑल्सो लगाते हैं, बट बिसाइड्स के साथ ऑल्सो का यूज़ नहीं करा जाता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा हम बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। कंप्राइजेस के साथ हमेशा हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, याद रखना। कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, बट कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जैसे लिखा दिस क्लास कंप्राइजेस, ऑफ नहीं लगाएंगे उसमें। अगर लिखा दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाएंगे, बट कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। फिर आता है तुम्हारा हार्डली या फिर स्कार्सली लिखा हो। हार्डली या फिर स्कार्सली लिखा हो तो उसके साथ हम व्हेन यूज़ करेंगे, ठीक है। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ कभी नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इसी मोस्टली तुम्हारे इसी में से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे देख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिग्रीज, ठीक है। अब डिग्रीज भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में तुम्हें दी होती है, तुम्हारी बुक्स में भी लिखे होते हैं रूल्स। तो एक बार उसे पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। तो एज अ शॉर्ट तुम्हें इसे रिवाइज कराने के लिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ वो सेंटेंस, जतन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। जतन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अगर ये ऐसे लिखा हो तो तुम उसे कंपेरेटिव में, तुमसे अगर कहा है कि इस सेंटेंस को कंपेरेटिव में तुम्हें करना है, तो तुम कैसे करोगे? उसके लिए तुम यहाँ पे लगाओगे एनी अदर का यूज़ करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है सेपरेटली कि तुम उसके लिए एनी अदर का यूज़ करोगे। जैसे कि जतन इज, और ER लगा दोगे कंपेरेटिव में, ठीक है। जतन इज टॉलर दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। इन क्लास, जतन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन क्लास, ठीक है। देन का यूज़ कर दोगे, क्योंकि कंपेरेटिव के साथ देन का यूज़ करते हैं, एज वेल एज ER लगा दोगे, और ये एनी अदर लगा दोगे अगर स्टेटमेंट ऐसा हुआ तो, ठीक है, फर्स्ट वाले की तरह। अगर इसे तुमने पॉजिटिव में करना है तो तुम क्या लगाओगे? नो अदर, सो या एज का यूज़ करोगे। नो अदर या फिर सो एज का यूज़ करोगे। जैसे मैंने लिखा है, नो अदर बॉय इन क्लास इज सो या फिर एज टॉल एज जतिन, पॉजिटिव में करने के लिए, ठीक है। सुपरलेटिव के लिए और फिर कंपेरेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से दिया हो, अलग तरीके से मतलब जैसे ये वाला, जतिन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अगर सुपरलेटिव में ऐसे दिया हो, जतिन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव में अगर तुम्हें ऐसे दिया वन ऑफ द टॉलेस्ट करके लिखा है, तो कंपेरेटिव में तुम उसका जो लिखोगे मैनी अदर लिखोगे, मैनी अदर का यूज़ करोगे। देखो इसका और इसका सेंस बहुत अलग है। इस वो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि क्लास में सबसे जो टॉल बॉय है वो जतिन है, बट इस वाले में लिखा है कि क्लास के टॉलेस्ट बॉय, जो टॉलेस्ट बॉयज़ हैं उनमें जतिन का नाम भी है, ठीक है। तो इन दो स्टेटमेंट्स को ये एकदम अलग है, और इसके लिए तुम कंपेरेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चीज़ें लगाओगे इनमें, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट केस में तुम्हें कंपेरेटिव में एनी अदर लगाना है, और पॉजिटिव में नो अदर या फिर सो या एज का यूज़ करना है तुम्हें। सेकेंड वाले में देखो, कंपेरेटिव में तुम्हें यूज़ करना है मेनी अदर, यानी जतिन इज टॉलर दैन मेनी अदर बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। फिर पॉजिटिव के लिए तुम्हें यूज़ करना है वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लास आर एज टॉल एज जतिन, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है यार, बॉयज़ बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अलग से सेपरेट करके डिग्रीज में तुम्हें बता दिया कि इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, अगर सिर्फ टॉलेस्ट लिखा है या वन ऑफ द टॉलेस्ट लिखा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बाकी तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से रीड कर लेना, या फिर तुम किसी वीडियो से देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नोटिसेस। अब हम आते हैं अपने राइटिंग वाले पार्ट पर। राइटिंग वाला पार्ट यानी कि नोटिसेस। तो अब नोटिसेस हमारा 5 मार्क्स का आता है। हाँ देखो तुम टेंशन मत, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमारा फॉर्मेट, बोर्ड मार्किंग स्कीम, आप जितना भी तुम्हारा राइटिंग पोर्शन है उसके तुम बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि राइटिंग वाले पार्ट का मैंने बहुत ही सारा तुम्हें एकदम बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाया, इसका सब समझेंगे, ठीक है। तो नोटिसेस जो तुम्हारे 5 मार्क्स के आते हैं, सबसे पहले लिखना होता है तुम्हें अपना कैची नेम। अब देखो यार, कैची नेम तुम उस समय तुम्हें सोचना पड़ता है। एक बार जस्ट रीड कर लो जो अभी तुम्हें मैं अभी कैची नेम्स मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं तुम्हें अभी ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल करूँगी तब तुम देख लेना। इससे जो एक इवेंट्स वाले, डांस, म्यूज़िक, आर्ट कंपटीशन, इस टाइप के जो होते हैं, उसका मैंने यहाँ पे तुम्हें कैची नेम दे दिया कि एक बार इसे पढ़ लेना। अगर बाई चांस इसमें से कोई आ गया, तुम्हें याद रहेगा, कुछ इस टाइप से बना पाओगे तुम वहाँ पर, ठीक है। तो देख लो, डांस के लिए देखो, डांस फेस्ट, ग्रूव शोकेस, डांस ऑफ, मूव एंड ग्रूव, ठीक है। ये भी मैंने वैसे बुक्स और जितने भी मेरे पास सोर्सेज थे उन सारे सोर्सेज को मिला के मैंने पूरा कंप्लीट
तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंगिंग के लिए, सिंगिंग स्पॉटलाइट, वोकल वाइब, मेलोडी कॉन्टेस्ट, सिंगाथॉन, ठीक है। फिर आर्ट के लिए आज जैसे आर्ट कंपटीशन होता है स्कूल्स में या कुछ इस टाइप का दिया हो तुम्हें, इंटर स्कूल कंपटीशन है तो फिर इस टाइप से तुम लिख सकते हो उसमें आर्ट एक्सपो। या फिर देखो यार तुम वर्ड्स अपने माइंड में बैठा लो कि कॉन्टेस्ट तुम यूज़ कर सकते हो, एक्सपो वर्ड का तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से तुम खुद ही उसे मर्ज करके बना लेना। आर्ट एक्सपो, क्रिएटिव कैनवास, आर्ट चैलेंज, कलर स्प्लैश, ठीक है। फिर डिबेट के लिए डिबेट क्लैश, स्पीच शो डाउन, वर्बल चैलेंज, आर्ग्यूमेंट अरेना, डांस एक्स्ट्रावेगेंजा, डांस के लिए फिर वोकल वाइब, सिंगिंग के लिए आर्टिस्ट्री अनलीस्ड, आर्ट के लिए डिबेट रॉयल, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, डिबेट के लिए फिर डांस डायनेमो, डांस के लिए डिबेट डिकोडेड, डिबेट के लिए फिर सिंगिंग सिम्फनी, म्यूज़िक के लिए, ठीक है। फिर आर्टिस्टिक अपराइजिंग, आर्ट के लिए फिर डिबेट ड्यूअल, डिबेट के लिए, ठीक है। अब बात करिए हमने कैची हेडिंग की, हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के तुम्हारे, ठीक है। एकदम सही फॉर्मेट है, बस अच्छे से फॉलो करना, कोई इसमें गलत नहीं है, एकदम सही, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट 1 तुम्हारी बुक से ही लिया, मैंने कहीं और से नहीं लिया इसे। तो फॉर्मेट 1 तुम्हारा ये है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट, ठीक है। अब ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें क्या डालना है, अपना कैची हेडिंग डालना है, ठीक है। सबसे पहले डालना है हमें कैची हेडिंग, उसके बाद हमें क्या डालना है, इवेंट का नेम, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर डालना है तुम्हें डेट ऑन, जैसे 8 दिसंबर 2021 लिखा है इसमें, तो डेट डालना है। फिर फ्रॉम यानी कि टाइमिंग्स, ठीक है। और उसके बाद वेन्यू एट सेंटेनरी हॉल, सेंट हाइल्डास स्कूल इसमें पढ़ा, तुम्हें जो वेन्यू डालना है तुम वो डाल दो, अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो। उसके बाद सिंपल लिखा है, ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लास 9 to and 10th who wish to participate are to give their names to Mrs. T. Baker on or before 1st December 2021, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें लिखना है इस तरीके से। देखो इसमें तुम्हें जस्ट नोटिस में अगर तुम और चीज़ में लिख सकते हो तुम लिख सकते हो, बट अगर तुमने इतनी चीज़ें जिसमें इतनी गिवन है, इतनी चीज़ें लिखी है तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब अगर तुम अच्छा लिखोगे तो तुम्हें मिलने के ज़रूर चांसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला तुम्हारा देखो कैची हेडिंग तुम्हारा 1 मार्क का है। फिर तुम्हारा अगर तुमने नेम सही से डाला है, इवेंट का नाम सही से डालना है तो 1 मार्क्स तुम्हारा उसका है। फिर डेट का, टाइम का एंड तुम्हें वेन्यू का हाफ मार्क्स मिला है। उसके बाद तुम्हारा तुम्हें जो स्टेटमेंट तुमने लिखी है उसकी तुम्हें मिला है मार्क्स। और ये तुम पूरा लिखना है, जैसे कि कहाँ पे, और मतलब तुम अपना स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हें प्रॉपर वेन्यू डालना है एक, ठीक है। उसके बाद ऐसे तुम अगर सिंपल सा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके नंबर्स भी लिखें और टोटल तुम्हारा 5 मार्क्स का ईमेल नोटिस बनता है। तो अगर तुमने इस टाइप से लिखोगे तो कोई तुम्हारा गलत नहीं, एकदम सही है। और सारी बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस हिसाब से पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा फॉर्मेट 1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एक फॉर्मेट 2 भी है, बट मैं तुम्हें प्रेफर करूँगी कि तुम फॉर्मेट 1 ही लिखो, ठीक है। फॉर्मेट 1 ही लिखो, और मतलब फॉर्मेट 2 भी तुम लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है वो, ठीक है, एकदम सही फॉर्मेट है वो भी, लेकिन मैं तुम्हें प्रेफर करूँगी तुम फॉर्मेट 1 ही लिखो, ठीक है। और जैसे कि तुम अपना एक ही फॉर्मेट अक्सर अगर प्रैक्टिस करोगे ना, एक ही फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना, ऐसे तुम दो फॉर्मेट, और बोर्ड के पहले भी एक ही फॉर्मेट देख के जाना, दो फॉर्मेट देख के जाओगे ना तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो पता चले कोई भी, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करो। एंड एक ही फॉर्मेट जो जिससे तुम्हें लिखना हो उसे अभी डिसाइड कर लो, एंड वही फॉर्मेट लिखना, वही एक दिन पहले पेपर के देख के जाना, बस दूसरा फॉर्मेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसका एक बार बोर्ड मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ये इसी का क्वेश्चन है और इसी की बोर्ड मार्किंग स्कीम है। फिलहाल तुम जितने मार्क्स का है वो तो तुम अभी ऊपर देख भी चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हेडिंग है यानी कि तुम्हारी, उसमें तुम्हें नोटिस नहीं डालना है, ठीक है। हेडिंग और ये सब तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखना है, हेडिंग डेट टाइम वेन्यू इस तरीके से नहीं लिखना, जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे लिखा है वैसे लिखना, बिल्कुल ऑन फ्रॉम एट इस तरीके से बिल्कुल, ठीक है। चलो हम देखते हैं बोर्ड मार्किंग स्कीम फॉर नोटिस। अब तुम्हें नोटिस का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे तुम ऊपर नोटिस डाल दो, तुम्हें अपना इवेंट का नेम पहले कैची हेडिंग और उसके बाद फिर अपना जो इवेंट का नेम है वो लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नोटिस तो ऊपर डाल देना, ठीक है। फिर तुम्हें जैसे जब वेन्यू लिखोगे तो ऐसे प्रॉपर लिखना है कि कौन सा हॉल कौन सा स्कूल, ठीक है। उसी का देखो हाफ मार्क्स में अलग मिले हैं,
ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा है तुम किसे किसे और क्या क्या लिख सकते हो, कौन कौन इन्वाइटीज़ हैं या ऑडियंस, और भी डिटेल्स तुम इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वोट मार्किंग स्कीम। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़, फॉर्मेट टू। फॉर्मेट टू भी इस टाइप का है, योर स्कूल इज, क्वेश्चन दूसरा है लेकिन फॉर्मेट ये दूसरा है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, जैसे कि तुम बीच में करके यहाँ पे जितना भी तुमने अभी लिखा था ये, उसको तुम यहाँ इधर साइड कर दिया, बस और कुछ अलग नहीं करा है, बस इधर साइड कर दिया है और इधर डेट टाइम वेन्यू इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, बट मैं तुमसे कहूँगी कि तुम फॉर्मेट वन के हिसाब से चलो, वो सिंपल है एकदम, तो उसके हिसाब से चलना है तो वही बेस्ट है मेरे ख्याल से। तुम लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, your school is conducting an inter class talent search, write out a notice to be put up in your school informing students about the event and inviting them to participate। तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो एवरीबडी इज गॉट टैलेंट, इसमें कैची हेडिंग लिखिए, फिर इंटर क्लास टैलेंट सर्च, इवेंट का नेम लिखा है, फिर डेट टाइम, ठीक है, और फिर वेन्यू, और फिर मतलब स्टेट में लिख दिए जो चीज़ बॉडी है वो लिखिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे कहीं पे भी तुम अगर डेट लिखोगे, कहीं पे भी तुम अगर डेट लोगों को, चाहे तुम अपने लेटर राइटिंग में लिखो, चाहे तुम अपने नोटिस में लिखो, चाहे तुम अपने ईमेल में लिखो, जैसे कि यहाँ पे 24 जुलाई लिखा है, तो तुम्हें कैसे लिखना है अपने बोर्ड पेपर में, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ तुम्हें। जैसे कि 24 TH को तुम्हें एकदम बिल्कुल नीचे जो तुम्हारी लाइन होगी ऐसे उससे टच करता हुआ लिखना है। ठीक है, 24 जुलाई, कॉमा 2021 जैसे इसमें लिखा है। ठीक है, ये TH वाली चीज़ का याद रखना। ठीक है, चलो अब तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं, मैंने बना लिया था ऐसे ही। देखो पहले कॉमन डाउट तुम्हारा जो रहता है, तुम्हारा जो कॉमन डाउट रहता है दैट इज बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना है। देखो यार तुम्हारा क्या, ये मेरा भी कॉमन डाउट था, 10th तक तो मेरा भी डाउट था, लेकिन बाद में मुझे पता चल चुका था अपने बोर्ड से पहले। देखो बॉक्स बनाना है तुम्हें, किसी में भी बॉक्स नहीं बनाना है, ना तुम्हें नोटिस में बनाना है ना ही ईमेल में बनाना है, तो बॉक्स की एकदम बॉक्स दिमाग से निकाल दो। ठीक है, नो बॉक्स इन ईमेल और नोटिस। ठीक है, अभी ईमेल पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है। नोटिस, फिर नेक्स्ट मेरा डाउट रहता है दैट इज टू एंड फ्रॉम लिखना है कि नहीं। अभी तुम ऊपर फॉर्मेट देख के आए हो, पहली बात तो तुम्हें बिल्कुल फॉर्मेट की तरह लिखना है, और अभी ईमेल पे आ रहा है तभी हम देख लेंगे टू फ्रॉम तुम्हें कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसकी तो टेंशन छोड़ दो, अभी टू फ्रॉम देख लेंगे तुम, और नोटिस का तुम्हें पता चल के कैसे लिखना है। ईमेल पे आते हैं, अब ईमेल का भी देख लेंगे। चलो अब देखते हैं पहले हाउ टू राइट ए नोटिस। ये तो बात कर ली फॉर्मेट की, अब देख भी लेते हैं कैसे लिखना है तुम्हें, क्या क्या चीज़ें तुम डाल सकते हो। मैंने तुम्हें कंप्लीट चीज़ सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अगर तुम्हारा कोई मतलब उसमें मीटिंग्स का लिखा हो कि कोई मीटिंग्स है, तो उसमें तुम्हें नोटिस, उसके नोटिस में तुम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, तुम्हें डेट टाइम प्लेस ये सब तो डालना ही है। तुम पर्पस डाल सकते हो कि मीटिंग का पर्पस क्या है, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कोई स्पेशल पर्सन तो नहीं आ रहा है, जैसे कि चीफ प्रिसाइडिंग पर्सन कोई तो नहीं आ रहा है। ठीक है, किसको किसको इनवाइट करा है तुमने इस मीटिंग में, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो तुम। और तुम्हें डालना है कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें तुम अपने नोटिस में डाल सकते हो, अगर कोई वो मीटिंग्स वाला नोटिस हुआ तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर कोई इवेंट या फंक्शन हुआ हो, जैसे कि सपोज करो तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन है और तुम अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो, तो उसमें तुम्हें पूरे स्कूल को बताना है या बच्चों को बताना है कि ये अपना फंक्शन अपने स्कूल में होने वाला है, तो उस टाइप के जो नोटिस होते हैं उसके लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम उस पर डाल सकते हो, लिख सकते हो। तो फर्स्ट में नेम डालना है, ओकेजन की डेट टाइम ये सारे डालना है। ठीक है, फिर ड्यूरेशन यानी कि टाइम हो गया, फिर वेन्यू कहाँ पे, ये सब तुम्हें डालना ही रहता है। इनवाइटीज़, कोई चीफ पर्सन तो नहीं आ रहा है हमारे स्कूल में, इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एंट्रेंस या एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी डालना चाहते हो तुम, कॉन्टैक्ट पर्सन या फिर एड्रेस, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो तुम उसमें। ठीक है, जितना ही तुम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डालोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें एक्सप्रेशन के मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं एक्सप्रेशन यानी कि तुमने कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छे तुमने चीज़ों को डाला है, वही सब होता है एक्सप्रेशन। फिर आते हैं तुम्हारे लॉस्ट या फाउंड वाले नोटिसेस। तो तुम उसमें क्या क्या डाल सकते हो, नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड, क्या चीज़ खो गई है या क्या क्या चीज़ तुम्हें मिल गई है, डेट टाइम प्लेस ऑफ लूजिंग फाइंडिंग द आर्टिकल, तुम्हें कहाँ पे किस दिन और किस जगह पे वो चीज़ मिली। ठीक है, या तुमने कोई चीज़ खो दी वो,
ऑब्जेक्ट्स, शेप, कलर, साइज, पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड फॉर डिटेल्स, व्हेन टू कॉन्टैक्ट, रिवॉर्ड इफ एनी। यानी कि जो चीज़ तुम्हारे पास थी या फिर तुम्हारे पास जो तुम्हें मिली है वो कैसी दिखती है, उसका कलर क्या है, और अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है तुम्हें तुम्हें तो तुम्हें किसे कहाँ पर देना है, या तुम्हारी चीज़, ठीक है, या तुम्हारी चीज़ जो खो गई है वो तुम्हें कहाँ पे कोई आके दे, व्हेन टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, कब कांटेक्ट करना है, एंड हर रिवॉर्ड, अगर तुम जैसे कि सपोज करो तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है और कोई जो चीज़ तुम्हें ला के देगा, वो जो कोई तुम्हें वो चीज़ ला के देगा तो उसको तुम क्या रिवॉर्ड दोगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ तुम लिख सकते हो। फिर आता है टूल्स एंड ट्रैक्स। ये तुम्हारे अलग तरीके का नोटिस है। देखो यार, ये कि कुछ अलग से नहीं है, मतलब तुम्हारी बुक्स में यार बहुत चीज़ें लिखी हैं, ऐसा नहीं है तुमने मतलब कभी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक उठा के देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट मैंने इस वीडियो में से वही चीज़ों को एक तरीके से कंपाइल करके तुम्हें दे दिया है कि तुम ये चीज़ें पढ़ लो, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं टूर्स एंड ट्रैक्स। प्लेस ऑफ टूर एंड ट्रैक, जैसे कि तुम्हारी स्कूल कोई ट्रिप पे जा रही है तो उस पर, या फिर स्कूल के यानी कोई अलग चीज़ का भी हो सकता है ये। अब देखो यार, जनरली तुम्हारे बोर्ड में स्कूल से रिलेटेड ही पूछते हैं, जनरली तुम्हारे, ठीक है, स्कूल से ही रिलेटेड पूछा जाता है। प्लेस ऑफ टू ट्रैक, तुम कहाँ जा रहे हो, फिर डेट एंड नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वहाँ रुकना है, नाइट स्टे है कितना, कितने दिन का नाइट स्टे है, कॉस्ट पर पर्सन, कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, एसेंशियल थिंग्स टू बी कैरीड, कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर फर्दर डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी तुम डाल पाओ, ठीक है, तो वो सब तुम डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम ईमेल की, ठीक है, ये अब बात करते हैं ईमेल की। नोटिस की हमने बात कर ली, 5 मार्क्स का आता है, सारी चीज़ें देख ली, बोर्ड मार्किंग स्कीम किस हिसाब से लिखना है तुम्हें, अगर कौन किस टाइप का आया तो तुम उसमें क्या चीज़ डालोगे, सारी बातें करनी, ठीक है। अब देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल भी तुम्हारा लाइक वाइज नोटिस 5 मार्क्स का आता है, एंड पहले इसकी बोर्ड मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बोर्ड मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। पहले तुम्हें लिखना है टू, यानी कि तुम किससे भेज रहे हो, ठीक है, फ्रॉम नहीं लिखना है, याद रखना है इस बात को, टू नहीं लिखना है। मतलब इसमें तुम इस तरीके से लिख सकते हो जैसे लिखा है ना, टू और ऐसे करके कोलन्स बने, ठीक है, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, इसमें ऐसे ही लिखना है तुम्हें, मतलब, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है टू, यानी कि तुम किसे भेज रहे हो, उसकी तुम्हें आईडी लिखनी है, कंप्लीट आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी लिखनी है तुम्हें, जैसे कि इसमें स्कूल की आईडी लिखी है bluebellschool@gmail.org, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे करके आईडी लिखनी है प्रॉपर। फिर तुम्हें डालना है नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, कुछ अलग चेंज नहीं करना। पहले लिखना है तुम्हें टू, उस आईडी लिखनी है, फिर तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि किस टॉपिक पे तुम लिख रहे हो, किस वजह से उन्हें लिख रहे हो। फिर तुम्हें लिखना है सैल्यूटेशन, ठीक है, रिस्पेक्टेड वगैरह, डियर वगैरह जो यूज़ करना है वो लिख कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद देखो तुम्हारा टू है, मतलब तुमने जो ईमेल आईडी लिखी होगी उसके तुम्हारे हाफ मार्क है। उसके बाद तुमने जो सब्जेक्ट लिखा होगा उसका भी हाफ मार्क है। देन तुम्हें लिखना है सैल्यूटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेड डियर, तो उसका तुम्हारा हाफ मार्क है। आफ्टर दैट तुम्हारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस, जो तुम बॉडी लिखोगे उसका फिर तुम्हारा हाफ प्लस हाफ मार्क है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स करके जो लिखते हैं ना वही, यानी योर्स फेथफुली और थैंकिंग यू वगैरह लिखते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन, तो उसका तुम्हारा हाफ मार्क है। फिर एक्सप्रेशन का तुम्हारा 2 मार्क्स, यानी कि तुमने कैसा लिखा है, तुम्हारी बॉडी क्या, तुमने कितना अच्छा चीज़ उसमें डाली है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन के तुम्हारे 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर ये तुम्हारा हो गया बोर्ड मार्किंग स्कीम फॉर ईमेल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि तुम्हें कुछ पॉइंट्स जो कि तुम्हें ईमेल लिखते हुए वक्त याद रखने हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं। कंप्लीट प्रोबेबल ईमेल आईडी लिखनी है, एक ढंग की ईमेल आईडी डालना, कुछ उसमें अजीब सी आईडी मत डाल देना, एकदम सही, कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हो तो उसका उसका नाम और कोई डिजिट डाल के @gmail.com कर देना, ठीक है। मतलब एक प्रोबेबल सूटेबल ईमेल आईडी होनी चाहिए तुम्हारी। नेक्स्ट हमारा सूटेबल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में करके लिख देना उसको, कि मतलब समझ में आए कि तुमने किस वजह से लिखा है। फॉर्मल टोन रखनी है तुम्हें थ्रू आउट द ईमेल, ठीक है। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, ज़्यादा कॉमाज और करके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत लिख देना। अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स लाइक SMS, शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल ना लिखना, जैसे SMS, इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म्स कुछ नहीं लिखने हैं। फुली कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना है, जैसे कि तुम कोई वर्ड लिख रहे हो ना, जैसे कि तुम कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसमें तुमने कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है, और तुमने पूरा प्योर कैपिटल में लिख दिया, तो वो नहीं लिखना है तुम्हें, ठीक है। नोटिस में ऐसा नहीं लिखा जाता है, इट इज़ कंसीडर्ड एज रूड। फिर कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं तुम्हें। देन सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, मेंबर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, या किसका नेम जिसको तुम लिख रहे हो, ठीक है। बिगिन विद अ ग्रीटिंग,
वो मतलब ग्रीटिंग तुम तब यूज़ करो जब मतलब किसी रिलेटिव को लेकर हो, लेकिन वैसे तुम्हें ग्रीटिंग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे तुम स्कूल वाले जितने भी होते हैं ऑफिशियल टाइप के ईमेल्स, तो उसमें तुम्हें नहीं लिखना है। मेन आइडिया शुड बी इन पैराग्राफ। जो तुम्हारा मेन आइडिया है, जो तुम नई बात लिखने वाले हो, जो तुम मेन तुमने जिस वजह से लिखा है उस ईमेल को, तो वो तुम्हें हमेशा पैराग्राफ में लिखना है। एंड योर ईमेल विद थैंक यू सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड्स एटसेट्रा, ऐसे करके लिखना है, एंड करना है अपना ईमेल, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल इन्फॉर्मिंग हर ऑफ इवेंट्स एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट। तो यार देखो, कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिया, ये सिर्फ ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारी बुक्स में लिखी होती हैं, बट मतलब तुम्हारी बुक से लिखा है प्लस जो मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्सेस है उसमें लिखा है, बट एक बार तुम उससे अच्छे से रीड समझते नहीं, पढ़ते नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा भी दिया, प्लस मैं तुम्हें दिए भी दे रही हूँ। इतनी चीज़ अच्छे से कर लोगे ना, आई गारंटी तुम्हारे 90+ जाएंगे। राइट टाइम ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेबरिंग स्कूल इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द इवेंट एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है principal@bluebellschool@gmail.com। फिर क्या डाला है, इवेंट का नेम डाला है, ठीक है। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर डियर मैडम, आर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी दिस ईयर एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। वी आर होस्टिंग अ सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड वी आर बिगिनिंग विद अ वॉर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एंड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। देखो कभी कभार क्या करते हैं, देखो नोटिस और ईमेल को भी मतलब से लिंक करके देते हैं कि मतलब क्वेश्चन एक तरीके से उनका सिमिलर हो जाता है, ठीक है। बाकी तुम्हें ये सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी कि कब है, ठीक है, कब है, जैसे कि नोटिस और ईमेल को जनरली कनेक्ट करके ही देते हैं वो, ठीक है। इट विल बी हेल्ड ऑन 8 December 2021 फ्रॉम 9 AM to 10 PM इन द सेंटनरी हॉल ऑफ सेंट हेल्डा स्कूल। प्लीज डू सेंड योर सीनियर डिबेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ठीक है। देखो जो नया जो इस वजह से उन्होंने कहा ईमेल लिखा था, उस लाइन को उन्होंने देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा, तो इसीलिए भी जो तुम्हारा मेन आइडिया उसको तुम्हें नेक्स्ट लाइन से लिखना, ठीक है। सो प्लीज टू सेंड योर सीनियर डिबेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। द टॉपिक विल गिवन टू द, ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तुम डालना, विल बी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स एन आवर बिफोर। वो तुम्हारी क्रिएटिविटी ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि तुम कितने पॉइंट्स उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ठीक है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन दे मे ब्रिंग देयर लैपटॉप्स फॉर यूज ड्यूरिंग दियर प्रेपरेशन टाइम। अब देखो इस टाइप की लाइन को ज़रूर एक बार अपने माइंड में रख के जाना। वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, या एंटिसिपेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हमेशा ईमेल में क्योंकि डालना पड़ता है, इसीलिए इस टाइप की लाइंस को एक बार अच्छे से, इस बात को तुम कहीं स्टार मार्क कर लो या फिर लिख लो कि जो लास्ट लाइन होती है तुम्हारी वो जनरली इसी टाइप की लिखनी होती है। तुम इनफैक्ट यही लाइन को लर्न कर लो एक बार। वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। मतलब अब ये चीज़ एग्जैक्ट तो नहीं लिखोगे, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, बट वी लुक फॉरवर्ड एंटिसिपेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक, इस टाइप की चीज़ें वो लिखी जाती हैं ईमेल में लास्ट लाइन में जनरली, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है थैंकिंग यू, यानी कि तुम्हारा जो लास्ट का पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन वो लिखना है तुम्हें। फिर योर्स फेथफुली आशीष रॉय डिबेटिंग सेक्रेटरी, ठीक है, अपनी पोस्ट डाल दी यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर तुम स्कूल से लिखो तो हेड गर्ल या हेड बॉय, अगर इस टाइप से कुछ, वो तुम्हें क्वेश्चन पे हो सकता है क्वेश्चन लिखा हो या हो सकता है ना लिखा हो, तुम खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अब एक बार टू और फ्रॉम वाली बात फिर से कर लेते हैं क्योंकि यार डाउट रहता है तुम सबको, इसीलिए। अब ईमेल में भी तुम्हें टू और फ्रॉम नहीं लिखना है, ठीक है। देखो नोटिस में हमने देखा था फॉर्मेट 1, तो फॉर्मेट 1 में टू फ्रॉम जैसा कुछ नहीं लिखना था, ठीक है। उसमें सिर्फ मतलब क्वेश्चन के साथ ही लिखना था, ऑन दिस और फ्रॉम दिस, अलग से कुछ कोलन करके नहीं लिखना था उसमें, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी तुम्हें जैसे कि तुम स्पेसिमेन में देख रहे हो बिल्कुल तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। टू फ्रॉम्स में कुछ नहीं लिखना है। अगर देखो क्वेश्चन में कहीं सीसी दिया होता है, ठीक है, सीसी मतलब सीसी अगर कहीं पे भी तुम्हें दिया रहता है तो उस केस में तुम्हें टू फ्रॉम यूज़ करना है बस, बाकी कहीं पे भी नहीं यूज़ करना है। वैसे तुम्हें सीसी दिया ही नहीं होता जनरली, तो नहीं दिया होता है। अगर दिया हो तो तुम्हें टू फ्रॉम यूज़ करना है, वरना तुम्हें इसमें टू फ्रॉम यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से ओपनिंग सेंटेंस और ये बॉडी, फिर ये क्लोजिंग सेंटेंस है, ठीक है, इस टाइप के इसके अलग अलग सेपरेशन मार्क्स होते हैं यार, तो ओपनिंग सेंटेंस और इन सबको अलग अलग करके ही लिखना है इस तरीके से, ठीक है, कि मतलब समझ में आए तुमने क्या लिखा है। एकदम से एक ही पैराग्राफ में से करके मत लिख देना, थोड़ा सा उसको लाइन लीव करके लिखना, ठीक है। मेन आइडिया जो तुम नई बात कहने वाले उसको नेक्स्ट लाइन से लिखना, ठीक है। उससे ये क्लीन भी लगेगा, तुम्हारा जो आइडिया तुमने लिखा है वो भी सही से विजिबल होगा एग्जामिनर को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लेटर राइटिंग पे आ जाते हैं। हमने नोटिस की बात कर ली, ईमेल की बात कर ली, बाकी तुम्हारा जो ग्रामर पोर्शन था तो उसकी भी बात थोड़ी कर ली। अब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग जो कि तुम्हारा 10 मार्क्स का आता है,
एंड फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं तुम्हारे, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, दो तुम्हें लेटर में होते हैं, जिससे तुम्हें कोई एक लेटर को अटेम्प्ट करना होता है। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर्स टू अथॉरिटीज़ एंड एडिटर्स, प्रिंसिपल, ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस, पेरेंट्स को लिखते हो, ठीक है। तो एक बार बोर्ड मार्किंग स्कीम देख लें। जनरल बोर्ड मार्किंग स्कीम है दोनों के लिए, इनफॉर्मल के लिए भी और फॉर्मल के लिए भी, ठीक है। इन द ICSE एग्जामिनेशन द इनफॉर्मल पर्सनल लेटर हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड एज फॉलोज। देखो यहाँ पे ये तो इनफॉर्मल पर्सनल के लिखे, बट अच्छा ये छोड़ो, ये वाले ना लिखो तुम। नेक्स्ट मैंने सबकी दोनों की सेपरेट भी लिखी है, तुम वो वाला देख लो, क्योंकि सिर्फ इनफॉर्मल पर्सनल लेटर की हैं, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें अब ये बात बता दूं कि जो तुम्हारा ऊपर वाला जितना भी तुम वो लिखते हो, मतलब जितना ऊपर लिखते हैं, जैसे कि एड्रेस, फिर डेट तुम्हारा, और उसके बाद फिर ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, ये जो ऊपर वाला जितना भी तुम लिखते हो, इसका जो वेटेज होता है वो तुम्हारे फॉर्मल लेटर में ज़्यादा होता है। देखो 3 मार्क्स का होता है टोटल, और अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल लेटर का, तो उसमें वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि फॉर्मल लेटर में ज़्यादा चीज़ें भी लिखनी होती है ना, जैसे इनफॉर्मल लेटर में तुम्हें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, उसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है, ठीक है। डेट लिखना होता है, सैल्यूटेशन लिखना होता है, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, यानी कि जितने भी तुम्हारा मतलब तुम्हारी मेन बॉडी जो तुमने लिखा है, उसको छोड़ के जितना भी सारा होता है ना तुम्हारा, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। एंड वो फॉर्मल लेटर में उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हें रिसीवर्स एड्रेस भी लिखना होता है, ठीक है। सिग्नेचर करते हो तुम, सब सिग्नेचर मतलब वैसे नहीं, तुम्हें नेम लिखना होता है, सिग्नेचर नहीं करना कहीं पे भी, ठीक है। उसमें सिर्फ अपना प्रॉपर, अगर फॉर्मल लेटर है तो उसमें प्रॉपर नेम, एंड अगर इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। और सिग्नेचर मत करना, ठीक है, सिग्नेचर मत करना। सब्सक्रिप्शन यानी कि तुम्हारा जो योर्स फेथफुली वगैरह लिखते हो वो, सैल्यूटेशन यानी कि तुम जो ऊपर लिखते हो डियर, रिस्पेक्टेड, वो, फिर डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, इसमें तुम्हें ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं बॉडी के अलावा, तो इसीलिए इसमें हाफ ऑफ मार्क्स सबके होते हैं, इसीलिए 3 मार्क्स का उसमें टोटल बनता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में वो 2.5 मार्क्स का बनता है, क्योंकि उसमें तुम्हें रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना होता, बाकी सारी चीज़ें देखो तुम सेम है, ठीक है, एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, तो उसमें रिसीवर एड्रेस की वजह से ही ये 3 मार्क्स का होता है, ये 2.5 मार्क्स का होता है। अब तुम कहोगे कि मतलब इसलिए फॉर्मल अटैम्प्ट करना चाहिए, इनफॉर्मल अटैम्प्ट करना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये 3 मार्क्स का है तो तुम्हें इसमें ज़्यादा मार्क्स मिले जा रहे हैं, उसमें भी तुम्हें अपने बॉडी अच्छी, जितनी अच्छी तुम्हारी बॉडी होगी, जितना अच्छा एक्सप्रेशन होगा, उससे ही मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो चाहे तुम इनफॉर्मल लिखो, चाहे तुम फॉर्मल लेटर लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो तुम अच्छे से लिख पाते हो वही लिखो, या फिर तुम्हें जो वहाँ पे तुम दोनों का एक बार देख के जाओ किस हिसाब से लिखते हैं, तुम वहाँ पे जो तुम्हें जिस टॉपिक जो तुम्हें ईजी लग रहा हो वहाँ पे बोर्ड में, तो वो वाला अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्योंकि सपोज करो तुम कोई चीज़ पर्टिकुलर सोच के तो कि मुझे फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे थोड़ा टॉपिक उसका बाई चांस हो सकता है टफ आ जाए, तो फिर तुम फॉर्मल लेटर टफ हो जाएगा, ऐसे तुम इनफॉर्मल लेटर एक बार देख के नहीं गए, तो इसीलिए दोनों देख के जाना, जो ईजी लगे वहाँ पे टॉपिक वो वाला अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखो यार हमें मैंने लाइनिंग्स बना ली इस चक्कर में, ताकि तुम्हें मैं इनफॉर्मल लेटर के एक बार फॉर्मेट समझा पाऊँ। अब मैंने ये लाइनिंग्स यहाँ पे एक तरीके एक रीज़न से और बना रखी है कि बहुत बच्चों को डाउट ये भी होता है कि लाइंस बनाएं कि लाइंस ना बनाएं, ठीक, मतलब लाइन में गैप करें कि ना करें, ठीक है। तो इसका भी डाउट बहुत बच्चों को रहता है, इसीलिए मैंने एक बार कंप्लीट लाइन बना दी, ताकि इससे देख के तुम समझ जाओ, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं अब इसे। कोशिश करो कि तुम अपना जो एड्रेस है उसको तुम 3 लाइन्स में लिख पाओ, ठीक है। जैसे इधर तुमने अपना कोई इधर तुमने एड्रेस डाला, यहाँ तुमने एड्रेस डाला, यहाँ पे तुमने अपना स्टेट डाल दिया, और तुम उसका पिन कोड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस, तुम्हें लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद तुमने लिख लिया, उसके बाद तुम यहाँ पे एक गैप दो, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है डेट। डेट किस तरीके से लिखनी है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया प्रॉपर, इस तरीके जैसे कि आज की डेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज है 27 जनवरी 2024, तो देखो कैसे लिखना है इसको, यहाँ पे एक लाइन मैंने गैप कर दिया था 27, अब तुम्हें TH बिल्कुल यहाँ पे लाइन तक नीचे बिल्कुल ऐसे करके लिखना है, और जैन एन नहीं लिखना है, पूरा अच्छे से जनवरी लिखना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में नहीं कि जान लिख दिया, ठीक है, कॉमा लिखना है, बनाना है, और फिर 2024, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करनी है अपनी लाइन लीव करनी है, ठीक है। अब तुम्हें डालना है क्या, सैल्यूटेशन यानी तुम्हारी ग्रीटिंग डालनी है।
सपोज करो तुम अपनी तुम लिख रहे हो अपनी मम्मा को, ठीक है, तुम अपनी मम्मा को लिख रहे हो, तो तुम लिख सकते हो डियर मम्मा, या फिर तुम लिख सकते हो अगर तुम माई करके लिख रहे हो तो माई डियर मम्मी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डियर मम्मी, माई डियर मम्मी या मम्मा, जो भी तुम अपनी मम्मी बुलाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है, उसके बाद लगाना है तुम्हें कॉमा। ठीक है, अब उसके बाद जो तुम्हारे ओपनिंग स्टेटमेंट है, ओपनिंग सेंटेंस है, वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो वो तुम्हें लिखना है। ये देखो इतना डिटेल्स तुम्हें कोई बताएगा नहीं बात कि लाइन्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों को डाउट रहता है, मुझे कभी कोई डाउट रहता है, तो हो सकता है तुम लोग को भी डाउट रहता हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, ये तुम्हारा ओपनिंग सेंटेंस है। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस कम से कम 3 लाइन्स का लिखना अपना। ठीक है, क्योंकि यार इनफॉर्मल में तो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें दोनों में लिखना तुम्हें बराबर ही पड़ता है। फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर में कम लिखना पड़ता है, लेकिन मतलब जैसे हमारे स्कूल में, जैसे मेरा स्कूल था, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं अच्छे से कंटेंट 3-4 पैराग्राफ्स लिखने हैं, जितना तुम लिख पाओ, 3 के नीचे ना लिखना। ठीक है, अच्छा 3-4 मैंने जो बोल दिया, मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग और अपनी बॉडी को मिला के, ये जितना मतलब जितना भी तुम पूरा कंटेंट लिख रहे हो अपने लेटर में, उसको मिला के मैंने कहा 3 पैराग्राफ्स या फिर 4 पैराग्राफ्स, मतलब बॉडी में तुम हो सकते 2 पैराग्राफ कर सकते हो। ठीक है, अब अपने तुमने तुमने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट लिख लिया, ओपनिंग सेंटेंस लिख लिया। अब इसके बाद तुम्हें लिखनी है अपनी बॉडी। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ ओपनिंग स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब तुमने यहाँ पे अपनी बॉडी लिखना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मेन जो तुम्हारा है। अब इनफॉर्मल में लेटर में तो यार एकदम लिखना होता है, ढेर सारा लिखना होता है, तो तुम उसमें लिखो, अपने बॉडी लिखो। ठीक है, अब उसके बाद तुमने अपनी बॉडी लिख ली और फिर तुम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग सेंटेंस लिख दो। क्लोजिंग सेंटेंस लिख लिया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के अपना तुम इसमें, तो एक बात और याद रखना है, इनफॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। थैंकिंग यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मल लेटर में करा जाता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो फिर तुम्हें लिखना है, एक लाइन छोड़ तुमने क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा लेटर खत्म हुआ, फिर तुम्हें एक लाइन लीव करनी है, सिंपल लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली, जो तुम लिखना हो। ठीक है, या फिर तुमने जैसे मम्मी को लिखा था, तो इसका भी एक तरीका है, मैं तो बता रही हूँ। योर्स अफेक्शनेटली तुम्हें कैसे लिखना है, जैसे कि ये जो वाई है, ये तुम्हें बनाना है कैपिटल। एक मिनट को इसको इरेज कर देते, थोड़ा सा कुछ हो गया अदर साइड, 1 मिनट। ठीक है, तो इसका लिखने का ये तरीका है कि तुम्हें अपना वाई रखना है कैपिटल। अरे यार थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए तुम्हें। योर्स वाई तुम्हें लिखना है कैपिटल में। ठीक है, अगर तुम लिख रहे हो योर्स लविंगली, ठीक है, और नेक्स्ट जो ये एल है, ये रहेगा स्मॉल। ठीक है, और एस लगाना है योर्स में। ठीक है, योर्स लविंगली, फिर लगाना है तुम्हें कॉमा, इस टाइप से लिखना है। सपोज करो अगर तुम योर्स ना लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, और तुम लगा रहे हो योर, तो तुम्हें कैसे लिखना है, क्योंकि तुमने उधर लिखा है माई डियर मम्मी। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें लिखना होगा योर, योर मतलब वाई कैपिटल में, योर लविंग डॉटर। ठीक है, तो तुम्हें अपना रिलेशन भी लिखना पड़ेगा साथ में, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ योर लिख रहे हो। ठीक है, अगर योर्स लिख रहे हो तो फिर ऐसे इस तरीके से एल वाई करके लिखना है। अगर तुम योर लिख रहे हो तो योर लविंग डॉटर। ठीक है, यहाँ पे डॉटर, और ऐसे करके कॉमा बना के अपना नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम सिर्फ। ठीक है, फुल नेम नहीं लिखना, फर्स्ट नेम लिखना है इनफॉर्मल लेटर में। तो आई होप तुम्हें इनफॉर्मल लेटर समझ में आया होगा, इतना डिटेल से मैंने तो समझा दिया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं स्पेसिमेन ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखो हम सारी एक एक बात करेंगे, तुम्हें कहीं से भी डाउट ना रहने पाए बस। देखो ये यहाँ पर इधर साइड लिखा है, बट इसको तुम यहाँ पे ही करके लिखना। ठीक है, चाहे तो कहीं का भी ऐसा लिखा हो, सिमिलरली इसमें भी तुम्हें यहाँ पे ही लिखना है इसको। ठीक है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे लिखना है, कुछ भी इससे अलग मत लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया, उसने नेम डाला है, देख लेते एक बार। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर फेवरेट गेम, से वाई यू लाइक इट एंड वाई यू थिंक योर फ्रेंड शुड प्ले इट टू। ठीक है, तो तुम्हारा ये स्पेसिमेन है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपना एड्रेस। अब देखो इसमें कैसे लिखा है, ऐसे जिस हिसाब से तुम्हारे बुक में एड्रेस दिखे उसी टाइप से अपना एड्रेस लिखो। जैसे कि इसमें 3 लाइन्स में उन्होंने कर दिया, देखो 3 लाइन्स में उन्होंने अपना एड्रेस पूरा ऐसे करके लिख दिया, 3 सनशाइन अपार्टमेंट्स शांति नगर कोलकाता। ऐसे ही तुम्हें भी अपना एड्रेस बना लो। ठीक है, कहीं पे भी लिख लो, और फॉर्मल में भी वही डाल देना, अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें भी वही डाल देना, अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें भी वही डाल देना। ठीक है, तो कहीं पे भी एक बार सेपरेट अपना एड्रेस लिख लो, ऐसे 3 लाइन्स में उसे बना के लिख लो। ठीक है, देन डेट लिखना है, जैसे इसमें डेट लिखिए, उसके बाद तुम्हें फिर डेट लिखना तरीका मैंने तो बता ही दिया। लाइन कहाँ छोड़ना है, कहीं कहाँ नहीं छोड़ना, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब लिखना है तुम्हें डियर अरुण, जैसे कि तुम्हारा सैल्यूटेशन इसमें दिया है, अपने फ्रेंड का नेम लिखा है तो अपने फ्रेंड का नेम लिखना है। आई हैव बीन लॉन्गिंग टू राइट यू बट आई हैव बीन बिजी विद द क्रिकेट कोचिंग कैंप एंड हिंस द डिले।
प्लीज़ डू फॉरगिव मी। ये क्या है, तुम्हारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। ओपनिंग स्टेटमेंट तुम्हें भी लिखना है। नेक्स्ट तुम्हारा अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी उसने। माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, आई रियली लाइक दिस गेम अलॉट बिकॉज थ्रू इट्स one learns to cooperate with other team members and play for the whole team. It also builds physical stamina and improves one's concentration. You are a good runner। अब देखो मतलब रिकमेंड कर रहा है अपने फ्रेंड को कि क्यों खेलना चाहिए, तो इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन के हर पार्ट को आंसर करना है। You are a good runner and have a lot of energy and hence you will do it well in cricket. Please do consider joining in for game soon. I look forward to meeting you soon on the cricket pitch। ठीक है, फिर yours lovingly राहुल, नेम डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे लिखना है तुम्हें, और फॉर्मेट तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब एक बार बोर्ड मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं देखी थी। अब इसकी जैसे इसी की है ये बोर्ड मार्किंग स्कीम, जो ऊपर ये लिखा है ये वाला क्वेश्चन, इसी की बोर्ड मार्किंग स्कीम लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन तुम पढ़ ही चुके हो, एक बार देख लो। तो फिर देखो फॉर्मेट जो तुम लिखोगे उसके हैं तुम्हारे 2.5 मार्क्स, बॉडी के भी हैं 2.5 मार्क्स, फिर एक्सप्रेशन यानी कि तुम कैसा लिख रहे हो वो उसके हैं 5 मार्क्स। ठीक है, फॉर्मेट यानी तुम वो सारी तुमने चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि नहीं, एड्रेस लिखा है कि नहीं सही से, डेट अपने प्रॉपर तरीके से लिखी है कि नहीं लिखी है, सैल्यूटेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन वो सब लिखा है तुमने कि नहीं लिखा है, तो उसके तुम्हारे 2.5 मार्क्स है। फिर बॉडी 2.5 मार्क्स, यानी कि जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे पॉइंट्स तुमने अपने लेटर में इंक्लूड करें कि नहीं इंक्लूड करें। नेम ऑफ द गेम देखा पहले, नेम ऑफ द गेम, उसके तुम्हारे हाफ मार्क। रीज़न फॉर लाइकिंग, 2 रीजंस, तुम्हें किसी भी चीज़ के जो जैसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो तो उसके कम से कम तुम्हें 2 रीजंस तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, 2 रीजंस, बाकी तुम वो तुम्हारी माइंड की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि तुम और पॉइंट्स लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन अगर तुम 2 लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 रीजंस तुम लिखना, रीजन फॉर लाइकिंग एंड वाई योर फ्रेंड शुड लाइक इट। ठीक है, तो उसके भी हाफ प्लस हाफ मार्क्स, 2 रीजंस इसमें भी लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन के तुम्हारे हो गए 5 मार्क्स, यानी तुमने कैसा लिखा। तो इस तरीके से तुम्हारा टोटल लेटर जो है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब ये बात हमने पूरी अच्छे से इन्फॉर्मल लेटर को बिल्कुल अच्छे से खोल के रख दिया, इन्फॉर्मल लेटर अच्छे से पढ़ लिया। अब हम करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर समझ, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब देखो फॉर्मल लेटर भी कुछ इस अलग टाइप का नहीं है, बस उसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, तुम्हें पता है क्या है, वो रिसीवर्स एड्रेस है। बाकी तुम्हें सारी चीज़ें सेम रखनी है। मैं तो फिर भी तुम्हें एक बार फॉर्मेट सारा लिख के बता देती हूँ दोबारा से, कोई इशू नहीं है। देखो रिसीवर्स एड्रेस को भी लिखने का एक तरीका होता है, और यार उसका भी मैं तुम्हें बताऊँगी कैसे लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मल लेटर पहले तुम्हें क्या लिखना है, एड्रेस। किसका एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी अपना एड्रेस लिखना है। जो तुमने अभी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें 3 लाइन्स में अपना एड्रेस प्रिपेयर करना है, उसी तरीके से अपना एड्रेस प्रिपेयर कर लो पहले से। 3 लाइन्स में अपना लिख लो एड्रेस। ठीक है, अपना क्या लिख लो, एड्रेस लिख लो। एक मिनट, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिख लिया। ठीक है, अब एड्रेस तुमने लिख लिया, फिर तुम्हें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि तुम किसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस तुम्हें पता होना चाहिए, यानी वो तुम्हें किस में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, उसी से तुम लिखोगे। ठीक है, अब रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले तुम क्या लिखना है, उस जिसको तुम लिख रहे हो लेटर उसकी पोस्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो तो तुम लिखोगे द एडिटर। अगर तुम बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो तो लिखोगे टू दी मैनेजर। ठीक है, या फिर अगर तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब उसके पोस्ट क्या है। यहाँ पे हम सिंपल स्कूल की तरह लेके चलते हैं, प्रिंसिपल डाल देते हैं, द प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब तुम इतना चीज़ समझ लो, या ईज़ के लिए मैंने प्रिंसिपल लिखा है, बट तुम ये चीज़ तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे उसकी पोस्ट लिखनी है। ठीक है, फिर तुम्हें उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस जैसे तुमने अपना एड्रेस लिखा है वैसे तुम्हें उसका भी एड्रेस लिखना है। पहले लिखना है कि जैसे कि अगर प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, स्कूल लिखोगे। अब स्कूल कहाँ बना है, कौन सी रोड पे बना है। ठीक है, पूरा एड्रेस लिख दिया, जैसे कि और कहाँ पे है वो भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, जैसे जो स्कूल का नेम है वो डाल दिया तुमने, फिर वो स्कूल कौन सी कहाँ पे बना है, मतलब एक तरीके से उसका एड्रेस कहाँ पे क्या है, और फिर मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब जैसे तुमने अपना लिखा है बिल्कुल वैसे ही सेम लिखना है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना है अपना डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से तुम्हें 4 लाइन में, मतलब 4 लाइन्स में तुम्हें रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, या 3 भी कर सकते हो, कोई वो नहीं, मतलब 3 से कम मत लिखना, 3 या 4। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस इस तरीके से लिखना, पहले पोस्ट सिर्फ एड्रेस। ठीक है, और पहले में तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है 3 लाइन्स में। उसके बाद तुम्हें ये तुमने लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, फिर तुम्हें लिखना है, फिर लिखना है तुम्हें डेट। और देखो यार, अब फॉर्मल लेटर से पहले सब्जेक्ट पढ़ता था, बट अब सब्जेक्ट उसमें नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का याद रखना, सब्जेक्ट में डाल देना। अब तुम्हें क्या लिखना है, सिंपल तुम्हें लिखना है डेट। कैसे डेट लिखनी है, मैंने तुम्हें बताया कैसे डेट लिखनी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे लिखनी है डेट। ठीक है,
ठीक है, अब तुमने डेट लिख ली। अब इसके बाद तुम्हें लिखना है अपना जो सैल्यूटेशन है वो लिखना है, यानी कि कुछ भी डियर या रिस्पेक्टेड करके सैल्यूटेशन लिखना है तुम्हें, ठीक है। देन उसके बाद लिखनी है तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट 3 लाइन्स में अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट या 2 लाइन्स में जैसे तुम लिख पाओ ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है। देन तुम्हें बॉडी लिखनी है, ठीक है, जितना बॉडी तुम लिख पाओ, जितना लिख उसमें तुम डाल पाओ चीज़ों को वो डालना है। उसके बाद फिर तुम्हें क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है। तुमने क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है, ठीक है। देखो तुमने इनफॉर्मल में नहीं लिखा था बट फॉर्मल में लिखना है, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है, थैंकिंग यू। तुमने लिख दिया थैंकिंग यू, इधर लिख दिया थैंकिंग यू, ठीक है। फिर कॉमा बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद थैंकिंग यू, सॉरी कॉमा नहीं, स्टॉप फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। कॉमा बोल दिया शायद से बट स्टॉप फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद तुम्हें एक लाइन लीव करनी है एंड आफ्टर दैट तुम्हें लिखना है योर्स, जैसे कि मैंने बताया था कैपिटल वाई एंड योर्स फेथफुली। अब इसमें तुम योर करके नहीं लिख सकते, इसमें तुम्हें योर्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम उसका अपने साथ कोई रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जो मतलब फॉर्मल टोन में, क्योंकि तुम लिख रहे हो उससे, ठीक है। तो योर्स फेथफुली एंड फिर ऐसे कॉमा बनाना है, इसमें कॉमा बनाना है, थैंकिंग यू में फुल स्टॉप बनाना है एंड अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, अपना फुल नेम लिखना है। तो ये था तुम्हारा फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अब देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, तो कोई भी चीज़ छूट ना जाए, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। स्पेसिमेन ऑफ फॉर्मल लेटर्स में देखो, राइट ए लेटर टू ए प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द स्कूल कैंटीन, ऑफर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो देखो ऐसे तुम्हें पहले 3 लाइन्स अपना एड्रेस बनाना है। देन तुम्हें क्या करना है, लग रहा है मैंने डेट तुम्हें गलत टाइम जगह बता दी, बस 1 मिनट को, अच्छा हाँ सॉरी, देखो डेट तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखनी है, तुम्हें जो तुम सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो अपना एड्रेस लिख रहे हो, इसके बाद तुम्हें डेट लिखनी है एंड देन आफ्टर दैट रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, बस डेट मैंने रिसीवर्स एड्रेस के बाद बता दी, सॉरी रिसीवर्स एड्रेस के पहले तुम्हें लिखनी है डेट, यानी सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में तुम्हें डेट लिखनी है, ठीक है। शायद से मुझसे मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना तुमसे। तो मतलब तुम्हें जैसे लिखना है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद तुम्हें डेट लिखनी है, ठीक है। देन तुम्हें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है और ये चीज़ इधर करके लिखनी है, ठीक है, सेम, ठीक है। चलो अब उसके बाद तुम्हें डालना है अपना सैल्यूटेशन लिखना है। फिर लिखना है आई राइट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल कैंटीन सर्व्स वेरी पुअर क्वालिटी फूड, द आइटम्स ऑन सेल स्पेशली द बर्न्स एंड द कटलेट्स आर स्टेल, द प्लेट्स इन विच दे आर सर्व्ड आर वेरी डर्टी अनहाइजीनिक एंड पोज अ हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। प्लीज इंस्ट्रक्ट द कैंटीन स्टाफ टू इंश्योर दैट द स्नैक्स आर फ्रेश एंड द बेसिक हाइजीन इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। आई लुक फॉरवर्ड टू योर टाइमली इंटरवेंशन एंड हैविंग गुड कैंटीन सर्विसेज एट द अर्लीस्ट। तो इस तरीके से तुम्हें भी लिखना है एंड पैराग्राफ्स में लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राहुल मॉरिस, तुम्हें अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम बोर्ड मार्किंग स्कीम ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि इसी की बोर्ड मार्किंग स्कीम है। फॉर्मेट के मिलेंगे 3 मार्क्स, जैसे कि हम लेआउट में हमने देख रहे थे पहले अभी कि सेम ये जो फॉर्मेट होता है इसके तुम्हें इनफॉर्मल लेटर में मिलते हैं 2.5 मार्क्स, बट फॉर्मल लेटर में मिलते हैं तुम्हें 3 मार्क्स। फिर बॉडी में जैसे कि तुमने जो पॉइंट्स क्वेश्चन में तुमसे सिखाए गए थे वो तुमने डाले कि नहीं डाले। 1 मार्क फॉर 2 कंप्लेंट्स, बंस जैसे इसमें बड़ा बंस एंड कटलेट स्टेल और प्लेट्स जो है वो डर्टी, तो 2 कंप्लेंट्स लिख दी। फिर 1 मार्क मिले 2 सजेशंस भी लिखने हैं उसमें, तो उसके भी हाफ प्लस हाफ मार्क है, यानी कि फ्रेश स्नैक्स होने चाहिए और बेसिक हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो ये उसने चीज़ लिखी थी, तो इसीलिए 2 रीज़न 2 सजेशन 2 कंप्लेंट। तुम्हें भी यही करना है, अगर तुम कोई उसमें लिखा है पॉइंट तो उसके लिए तुम्हें कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी तुमने कितना अच्छा लिखा उसके तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन आता है तुम्हारा कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसकी भी हम एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको सारी चीज़ इसकी देखेंगे एकदम अच्छे से। पहले हम अब कॉम्पोजिशन तुम्हारे 5 कॉम्पोजिशन तुम्हें दिए होते हैं, आउट ऑफ विच तुम्हें कोई 1 अटैम्प्ट करना होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन आता है, नैरेटिव कॉम्पोजिशन, आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन, शॉर्ट स्टोरी कॉम्पोजिशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो ये तुम्हारे 5 कॉम्पोजिशन होते हैं एंड सबके ऊपर एक बार डिटेल्ड फुल एकदम अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन आता है तुम्हारा 20 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि तुम्हारा राइटिंग पार्ट का सबसे ज़्यादा
मार्क्स कैरिंग करने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉम्पोजिशन, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है। एंड अब हम एक एक चीज़ सारी डिस्कस करने वाले हैं, इसको तो ध्यान से सुनना। डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन में तुम्हें एकदम डिस्क्रिप्शन, ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके बाद हम एक डिटेल बात भी करेंगे इसकी। तो डिस्क्रिप्शन, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। फिर नैरेटिव वाले में तुम्हें एकदम अपने आप को नैरेटर समझ के सारे कंपोज करना होता है एक तरीके से। आर्गुमेंटेटिव में तुम्हें कोई स्टैंड लेना पड़ता है कि तुम फॉर में हो या अगेंस्ट में हो। एंड शॉर्ट स्टोरी में तुम्हें की स्टोरी लिखनी पड़ती है। पिक्चर कॉम्पोजिशन, तुम्हें एक पिक्चर दी होती है, उसको देखकर तुम्हें एक कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार तुम्हें ओवरव्यू देने के लिए बस मैंने बता दिया ये। अब देखो कॉम्पोजिशन में तुम्हें कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। कॉम्पोजिशन में तुम्हें लिखने हैं 4 पैराग्राफ्स, ठीक है, या तुम और लिख सकते हो 4 to 5 लिख सकते हो। अगर तुम 5 लिख सकते हो तो अच्छी बात है, और लिख लो, मतलब क्योंकि क्या टाइम होता है तुम्हारा काम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, ठीक है। और टाइम के हिसाब से 4 पैराग्राफ्स ही अगर तुम लिखो ना, मतलब उतना ही लिखो, क्योंकि और फिर बचा हुआ पेपर कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए 4 पैराग्राफ्स ही तुम लिख पाते हो, ठीक है। 4 पैराग्राफ्स से ज़्यादा कम ही लिख पाते हो, तब इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता है मोस्टली बच्चों का। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड तुम लिख पाते हो चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे तुम। एंड 4 पैराग्राफ्स तुम्हें लिखने हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है चीज़ों की। कैसे लिखनी है? लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर मतलब कि तुम्हें जो चीज़ पहले लिखने वाली थी उसको पहले ही लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन जो है वो तुम्हें पहले ही लिखना है, ठीक है। और मतलब 1-2 लाइन से तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी जैसे, तो वो तुम्हें पहले ही बतानी है, बाद में नहीं बताना है, ठीक है। ये जो बाद वाली चीज़ है उसको पहले नहीं बता देना एकदम से, ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। और जो तुम्हारे नए आइडियाज़ हैं, ये तुम्हारी हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है कि जो तुम्हारे नई आइडियाज़ हैं उन्हें हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट करो, या कोई नई बातें हैं तो उन्हें एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि उस पर भी फोकस जाए, ठीक है। तो न्यू आइडियाज़ फ्रॉम न्यू लाइन, न्यू आइडियाज़ फ्रॉम न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। इस बात को याद रखना मेरी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें तुम्हें लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। अब वो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा तुम्हें लिखना है कि मतलब जैसे सपोज करो, तुम अपने आप को सपोज करो अगर तुम एग्जामिनर होते हैं तो तुम कैसा कॉम्पोजिशन पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस पर तुम्हें एक तरीके से इंटरेस्ट, तुम्हें रीडर को अपना इंटरेस्ट उसमें जगाना है, ठीक है। कि पहली दूसरी लाइन तुम्हें इतनी अच्छी लिखनी है, पहली दूसरी लाइन जो होती है उसको हमेशा किसी ना किसी बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट से तुम्हें बिगिन करना होगा। उसकी बात भी हम आखिरी में करेंगे, वो भी मैं उसके लिए मैं भी तुम्हारे ग्रामर टूल्स लेके आई हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो, जो कि मैंने भी लास्ट इंप्लीमेंट करे थे। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब उसमें ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। उससे तुम कह लेगा थोड़ा सा जैसे कि फर्स्ट लाइन थोड़ा सा शॉकिंग टाइप की, ठीक है, या कोई किसी फेमस पर्सनालिटी का कोई रेलेवेंट कोट लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, या रेलेवेंट कोट्स या कोई किसी की स्पीच, तो वो लिखना है तुम्हें, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में तुम्हें कोई लॉजिकल बॉडी जो तुम्हारी हो, जिससे रिलेटेड तुम कॉम्पोजिशन लिख रहे हो, उसकी तुम्हें लॉजिकल बॉडी लिखनी है, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए, वोकैबलरी होना चाहिए, अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं, वो सब भी मैं तुम्हारी लाई हूँ, तो वो सब तुम्हें उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, ताकि और भी अच्छा लगे तुम वो राइटिंग, ठीक है। चलो एक बार सारी चीज़ बातें लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद है। फर्स्ट पैरा जो तुम लिखोगे वो थोड़ा क्या, उसमें क्या होना चाहिए, रीडर का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, रीडर्स इंटरेस्ट। देखो तुम ये इसे कहीं सेपरेट अपनी बुक वगैरह में लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझ में आ रहा हो तो। उसके बाद रीडर्स इंटरेस्ट के बाद तुम्हें कोई चीज़ रिलेवेंट कोट्स या स्पीच लिख सकते हो तुम फर्स्ट लाइन में, ताकि उसे पढ़ के रीडर का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो, रिलेवेंट कोट या स्पीच, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में तुम्हें लॉजिकल बॉडी लिखनी है, बॉडी जिसमें तुम्हारे प्रोवर्ब्स और इडियम्स और अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, मतलब इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ पैराग्राफ जो तुम्हारा है, फोर्थ पैराग्राफ, उसमें तुम्हें लिखना है कंक्लूजन। और मतलब कोशिश करो कि उसमें तुम्हें से कोई उस कंक्लूजन में तुम्हें कोई मॉरल मिल रही हो या कोई एडवाइस मिल रही हो, इस टाइप का तुम्हारा फोर्थ पैरा होना चाहिए, ठीक है, मॉरल या एडवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अपना कॉम्पोजिशन को डिज़ाइन करना है। एंड इसमें से तुम्हें मैं एक बहुत
इंपॉर्टेंट बात लिख देती हूँ, अवॉइड स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स मत करना, क्योंकि स्पेलिंग और एरर्स अगर तुमने उसमें कर दी ना तो मतलब तुम्हारे मार्क्स अच्छे खासे चले जाएंगे उसमें। अवॉइड स्पेलिंग एरर्स एंड राइट इन क्लीन राइटिंग। तुम्हारी राइटिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पे, और अगर तुम क्लीन राइटिंग में लिखोगे ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन तुम्हें लिख रहे हो तो उसमें अगर राइटिंग अच्छी नहीं हुई ना तो मतलब रीडर को उसमें इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाएगा यार। तो सबसे पहले तो तुम्हारी राइटिंग ही देख के उसे कुछ मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा उसके माइंड में, ठीक है। तो इसीलिए अवॉइड स्पेलिंग एरर्स एंड राइट इन नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है, एंड क्लीन राइटिंग। ठीक है, तो ये पहले बातें हमने कर ली। अब हम देखते हैं एक एक डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन और सारे कॉम्पोजिशन के एक बार डिटेल में देखते हैं। अब चलो अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि तुम्हारा वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करनी है, चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, तुम्हारा फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल ऐसे लिखो कि तुम रियलिटी में उस चीज़ को बिल्कुल फेस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें तुम्हें डालनी है। फीलिंग्स, इमोशंस सॉरी, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन वाली बातें होनी चाहिए बट मतलब रियल बातें होनी चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर उस चीज़ को रीड कर रहा हो वो अपने माइंड में तुम्हारी चीज़ों को पढ़ के उस चीज़ की एक मेंटल पिक्चर बना पाए, ठीक है। जैसे कि सपोज कर तुम कोई डिस्क्रिप्शन वाला कॉम्पोजिशन अपनी बुक में पढ़ना या फिर अपने क्वेश्चन बैग में जहाँ से भी तुम पढ़ना, तो तुम ये देखना कि तुम जब उस चीज़ को रीड करोगे तो तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर बन रही होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम्हें भी सिमिलरली तुम्हें जैसे तुम अपना लिखोगे तो उसमें भी तुम्हें ऐसे लिखना है कि तो रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन पाए उस चीज़ की, ठीक है। रीडर शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ मेंटल पिक्चर, reader should be able to create a mental picture, ठीक है, एकदम रियल लगे, क्रिएट अ मेंटल पिक्चर। ये तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, जैसे कि पर्सन के ऊपर आ सकता है या इवेंट हो सकता है कोई, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट पे तो फिलहाल बहुत कम आता है लेकिन इवेंट पे ज़्यादा आता है, ठीक है। इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और जिसका तुम्हें क्या करना है, एकदम विविड डिस्क्रिप्शन करना है, अच्छे से एकदम उसे थॉरली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल भी देती हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, मतलब तुम्हें सारी चीज़ों को ऐसे लिखना है कि जो तुम्हारा रीडर है वो एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाए तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से, जो तुमने लिखा है उससे एकदम बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कि तुम अपने कॉम्पोजिशन में सिर्फ ब्यूटीफुल, जैसे तुमने कहीं वर्ड यूज़ करा ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल की जगह तुम ब्यूटीफुल ना यूज़ करके उसमें रेडियंट, ब्रेथ टेकिंग, ये कैप्टिवेटिंग जैसे वर्ड्स डालोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, सच में ये बहुत दे रियली वर्क, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें कहीं ब्यूटीफुल यूज़ करना है तो ब्यूटीफुल मत यूज़ करो उस जगह, उसका रेडियंट, ब्रेथ टेकिंग और कैप्टिवेटिंग जो कि लाइव एकदम चीज़ें हैं ना, वैसे वर्ड्स को यूज़ करना है। मतलब तुम्हें चीज़ों को दिखाना है, बताना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोल दी, शो डोंट टेल। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ एक, देखो जैसे कि तुम कहीं लिख रहे हो और जैसे कि तुम्हें लिखना है द रूम वॉज टाइडी, ठीक है। तो उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, अगर तुम्हें इसको डिस्क्रिप्शन में लिखना हो तो तुम ये बता रहे हो कि द रूम वॉज टाइडी, तो तुम्हें बताना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, शो करना है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो द नीटली अरेंज्ड आइटम्स एंड द फ्रेश सेंट इन द एयर, यानी कि तुम्हें चीज़ों को बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, जो तुम्हें दिख रहा हो तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। जनरली तुम्हारा ये सीन पर आता है, किसी पर्टिकुलर सीन पर आता है, या मतलब कह नहीं सकते बट आ सकता है क्योंकि जनरली इस पर ही आता है। बट जैसे मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, उसके फीचर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसको तुम्हें डिस्क्राइब करना है। किसी पर्टिकुलर सीन पर आए या प्लेस पर आए तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या साउंड है, क्या स्मेल है, तो क्या तुम्हारी फीलिंग्स हैं, ठीक है।
उसको देखकर फिर अगर किसी पर्सन पे आए तो मतलब वो पर्सन कैसा है, उसके ओपिनियंस क्या हैं, ठीक है, उसका मैनरिज्म कैसा है, उसकी क्लोथिंग कैसी, सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब उससे क्या होगा, एक एग्जामिनर पे एक ब्यूटीफुल इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारी, जो तुमने लिखा होगा, ठीक है। इस बात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, शो डोंट टेल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बेसिकली है यही। अगर तुमने ये चीज़ कर ली ना तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन कॉम्पोजिशन बेस्ट बनेगा, बेस्ट, ठीक है। फिर जैसे तुम्हें क्या उसमें चीज़ें क्या डालनी, अपीयरेंस तुम्हें कैसा दिख रहा है, साउंड तुम्हें इसमें कैसी आ रही है, ठीक है, जो तुम क्या सुन रहे हो उस समय, स्मेल कैसी आ रही है, टेस्ट, ठीक है, साइट, टच, ये सारी चीज़ें तुम्हें यूज़ करनी है। और इनफैक्ट मैं इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस भी यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीचेस, ठीक है। तुमने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी होंगी तो फिगर ऑफ स्पीचेस का भी तुम यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया आएंगी फिगर स्पीचेस, सिमिलीज, मेटाफर्स, इन सबका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन की। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन कैसे लिखना है, एंड मैंने तुम्हें एग्जांपल्स देके समझाया कि ऐसे लिखो तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नैरेटिव कॉम्पोजिशन। नैरेटिव कॉम्पोजिशन में तुम्हें अपने आपको एकदम नैरेटर की तरह फील कर रहा है, एंड ये जनरली तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आते हैं, ठीक है, एंड तुम्हें जनरली पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो जनरली तुम्हारी पर्सनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है, एक सस्पेंस क्रिएट करना है, ठीक है, सस्पेंस क्रिएट करना है, एंड तुम कैरेक्टर भी बना सकते हो इसमें, ठीक है, कैरेक्टर भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे एक मतलब तो कुछ PYQ के ही पॉइंट्स हैं, तो मैंने तो मुझे याद है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी PYQs लगाए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में PYQs लगाना बहुत इफेक्टिव है यार। तो तुम PYQs लगा सकते हो, या मतलब PYQs का ग्रामर पोर्शन भी लगा सकते हो, और तुम जो राइटिंग पार्ट है उसको सॉल्व करने मत बैठो, बहुत टाइम लग जाएगा करने में, पूरा पूरा दिन चला जाएगा उसलिए। और जैसे कि बोर्ड्स एकदम बिल्कुल तुम्हारे आई गए तो इसलिए तुम इंग्लिश लैंग्वेज का राइटिंग पार्ट को सॉल्व मत करो, बट रीड कर लो, रीड कर लो, मतलब जैसे उसका सॉल्यूशन जो है उसको रीड कर लो, ठीक है। जैसे कि तुम अपने PYQ का तुमने देखे होंगे तो उसमें एक है दैट योर क्लास हैड टू कंडक्ट अ मॉर्निंग असेंबली, ठीक है, तो उस पर तुम्हें एक कॉम्पोजिशन लिखना है। तो यानी कि जो तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो उस उन बातों पे तुम्हें नैरेटिव कॉम्पोजिशन लिखना पड़ता है जनरली, ठीक है। ऐसे तुम्हारा आता हाउ यू हेल्प अ फ्रेंड हु वाज इन ट्रबल, ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्सपीरियंस पे आते हैं वाले कॉम्पोजिशंस। तो नैरेटिव कॉम्पोजिशन तुम्हें किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन, यानी कि डिबेट वाले कॉम्पिटिशन जो होते हैं तुम्हारे, और ये दो टाइप के होते हैं तुम्हारे। फॉर द मोशन, देखो यार ये वीडियो मैंने ऐसे बनाया ना कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का पता नहीं है ना, फिर भी तुम्हें मतलब सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें कभी चीज़ नहीं बता दी कि उसमें 5 कॉम्पोजिशन आते हैं, इस टाइप के कॉम्पोजिशन आते हैं, तुम्हें यह सारी चीज़ें नहीं पता है ना, फिर भी तुम्हारा पूरा मैंने तुम्हें एकदम बेसिक से समझाया है सारी चीज़ें। अगेंस्ट द मोशन, तो दो टाइप के तुम्हारे आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन आते हैं, अगेंस्ट द मोशन, फॉर द मोशन। अब इसमें तुम चाहे जो भी लिखना चाहो उसमें लिखा और होता है एक्सप्रेस योर व्यूज आइदर और अगेंस्ट करके उसमें कुछ लिखा होता है, फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट अबव, ठीक है, तो इस टाइप से दिया होता है। तो फॉर द मोशन यानी कि तुम उसके फेवर में उस चीज़ के, और अगेंस्ट द मोशन यानी कि तुम उस चीज़ के फेवर में नहीं हो, ठीक है, तो उसकी सारी चीज़ में एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जिस साइड भी हो तुम, पहले तो एक साइड देख लो कि तुम्हें या तो इस पर फॉर द मोशन लिखना या अगेंस्ट द मोशन लिखना है। तुम्हें ये नहीं करना कि तुम फॉर द मोशन भी लिख रहे हो साथ में उसमें अगेंस्ट द मोशन की लाइन्स भी इसमें ऐसे डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक क्लियर स्टैंड लेना है कि तुम पर्टिकुलर इसी चीज़ के साइड हो। अब ये भी नहीं तुम्हें इस टाइप से ऐसे करके लोग लिख देते हैं कि मतलब मेन चीज़ अपने लिख दिया बट आई ऑल्सो थिंक दिस, तो बट करके कुछ नहीं लिखना है। अगर तुम फॉर की साइड हो तो तुम फॉर की साइड हो, अगेंस्ट की साइड हो तुम अगेंस्ट की साइड हो, ठीक है। मतलब एकदम क्लियर स्टैंड लेना है, एक क्लियर एक मिनट हुआ, क्लियर स्टैंड, ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उस जो टॉपिक तुमने लिया उसको बिल्कुल एकदम उस कॉन्फिडेंस से ही उस बात को लिखो, एंड बी कॉन्फिडेंट, बट एट का यूज़ ना करना उसमें। ऐसे लिखना है कि जो रीडर है वो भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर स्टैंड समझ पाए कि तुम इस चीज़ के साइड हो, और उसी से रिलेट तो तुम्हें पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है, क्योंकि तुम उस चीज़ के साइड क्यों हो, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ ये सही है और या फिर ये चीज़ गलत है, ठीक है। एविडेंस देना है तुम्हें, प्रूफ देना है, एग्जाम्पल्स के साथ देना है, एविडेंस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस देना है यानी कि प्रूफ देना है उस चीज़ों का कि क्यों तुम ये बात कह रहे हो, एविडेंस, प्रूफ, और उसको तुम्हें अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स
प्रूफ करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मेन जो आइडियाज़ है तुम्हारे उन्हें तुम्हें नेक्स्ट लाइन से यूज़ लिखना है। ये तुम्हें सारे कॉम्पोजिशन का तुम्हारा ये बात है कि तुम जितना भी नया आइडियाज़ लो उसे तुम नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब जैसे कि तुम्हारा 2018 में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ मनी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो चाहे। और अगर इस क्वेश्चन में अगर तुम फॉर की साइड हो, ये मनी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, तो तुम्हें फॉर में ही लिखना है सारी बातें। और अगर तुम इसके अगेंस्ट हो तो तुम्हें सारी बातें इसे लिखें कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, सारी एकदम एक क्लियर स्टैंड लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम इसमें और चीज़ें क्या डाल सकते हो, तुम इसमें एक्सपर्ट के ओपिनियंस भी डाल सकते हो। इन जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, तुम अपनी बात को प्रूफ करना है, मतलब एट द एंड तुम अपनी बातों को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब वो तुम एग्जाम्पल्स के यूज़ करो, एक्सपर्ट के ओपिनियंस लिखो उसमें, ठीक है, तो मतलब तुम्हें एट द लास्ट अपनी बात को प्रूफ करना है। जैसे तुम अज्यूम करो कि तुम कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में हो एंड तुम्हें अपनी बात को प्रूफ करना है, तो तुम एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ों का यूज़ करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हें सिमिलरली एक तरीके से पेपर और उस पर सारी बातें लिखनी है, इसी चीज़ को समझ के एकदम लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अच्छे से रीजनिंग देनी है कि क्यों तुम उस चीज़ का स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, रीजनिंग सॉरी, वाई आर यू टेकिंग स्टैंड, वाई टेकिंग स्टैंड, ठीक है, तो मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के साइड क्यों स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेन करना है तुम्हें, ठीक है। चलो अब लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी। आई होप तुम्हें समझ में आएगा ये आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन कैसे लिखना है। अब देख लेते हैं एक बार हम शॉर्ट स्टोरी। देखो यार, इतने सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताया, तो ये सारे पॉइंट्स को तुम एक जगह लिख लो ताकि पेपर के टाइम ना भूलो, या फिर एक काम और कर सकते हो, वीडियो को एक बार पेपर के पहले ज़रूर देख लेना, ठीक है, ये तुम, या फिर तुम एक बार देख ही लेना चाहे, और जैसे माइनर माइनर पॉइंट्स मैंने बताए कहीं वो पॉइंट्स मिस ना हो जाए, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम स्टोरी कॉम्पोजिशन कैसे लिखना है। अब स्टोरी कॉम्पोजिशन में तुम्हें क्या लिखना है, सस्पेंस क्रिएट करना है। जैसे स्टोरी होती है, तुमने रीड करी होंगी, और अभी भी तुम अगर कोई स्टोरी रीड करते होगे तो कैसे उसमें कैसे स्टोरीज में सस्पेंस होता है, सरप्राइज होता है, ठीक है, तो वैसे ही तुम्हें सस्पेंस और स्टोरी होनी चाहिए, सस्पेंस और सरप्राइज होना चाहिए तुम्हारी स्टोरी में, सस्पेंस एंड सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद अब जैसे तुम स्टोरी लिख रहे हो, तुम्हारी स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। अब कैरेक्टर्स इतने भी नहीं कि तुम्हें 10 to 12 कैरेक्टर्स ही तुमने उसमें लगा दिए, पूरे कैरेक्टर्स तुम्हें रखने हैं अगर, तो उसमें तुम फ्यू कैरेक्टर्स ले सकते हो, 3 to 4, ठीक है, बस, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखने तुम्हें, फ्यू कैरेक्टर्स यानी कि 3 to 4, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लिखना, या मतलब मैक्सिमम 5, बस, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5, लेकिन 3 to 4 ही लिखो, वही सही है। उसके बाद प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए तुम्हारी स्टोरी की कि कहाँ पे स्टोरी हो रही है। जैसे तुमने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर करना, तो उसमें सब में दिया होता है कि कहाँ पे सेटिंग है उसकी, ठीक है, प्लेस दिया होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से तुम्हें प्रॉपर सेटिंग एंड बैकग्राउंड बनाना है अपनी स्टोरी का, ठीक है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम देखा सीन नहीं होते, तो उसमें सीन में अलग अलग जगह सेटिंग होती है, तो उसी तरीके से तुम्हें भी अपनी स्टोरी में प्रॉपर सेटिंग्स और बैकग्राउंड लगा रखना है, ठीक है। अब जैसे कि स्टोरी है, तो स्टोरी में क्या होता है, क्लाइमेक्स होना चाहिए। क्लाइमेक्स यानी कि मतलब कहाँ पे स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। अब देखो, कुछ स्टोरीज होती हैं जो सरप्राइज वाली होती हैं, सस्पेंस वाली स्टोरीज होती हैं जो, तो उनमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस की भी ट्रिक यूज़ करते हैं। अब अनआंसर्ड क्वेश्चंस वाली टेक्निक क्या है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी। देखो, अनआंसर्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि तुमने कोई सस्पेंस क्रिएट कर दिया, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, तुमने कोई सस्पेंस क्रिएट कर दिया एंड तुमने उसमें लिख दिया ये, मतलब वो कोई चीज़ कहाँ पे गई, या कोई चीज़ कोई उसमें काम हुआ, और उसमें तुमने लिखा कि मतलब ये चीज़ का क्या हुआ, एकदम से मतलब कोई सस्पेंस क्रिएट कर दिया तुमने, और उसमें तुमने कोई क्वेश्चन उसमें ऐसे लिख दिया, और वो क्वेश्चन को तुमने आंसर नहीं करा वहाँ पर,
ठीक है। फिर लास्ट के जाके पैराग्राफ में पता चल रहा है कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है। इनकी सस्पेंस क्रिएट कर, तो अनआंसर्ड क्वेश्चंस वाली भी टेक्निक तुम्हारी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसमें तुम डायलॉग्स भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये स्टोरी है, इसलिए तुम डायलॉग्स भी यूज़ कर सकते हो। अब डायलॉग्स को तुमने किस में लिखना है, कोट्स में लिखना है, ठीक है। किस में, कोट्स में लिखना है। फिर तुम इसमें एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिटरेचर में तुमने स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का कोई, मतलब मेन कैरेक्टर होता है, तो वैसे ही तुम अपनी स्टोरी में भी प्रोटैगनिस्ट डाल सकते हो, ठीक है। कोई मेन कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। चलो राइट, आगे बढ़ते हैं। अब पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब पिक्चर कॉम्पोजिशन में तुम्हें दी होती है एक पिक्चर, जिसको देख के तुम्हें कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है। अब तुम्हें कैसे बनाना है वो भी मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले तुम्हें क्या करना है, पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही चीज़ देखना पिक्चर की, सिर्फ एक चीज़, एक दो कैरेक्टर को देख के ही स्टोरी समझ लेना, सारी चीज़ उसमें देखना, जितनी भी डिटेल्स दी हैं। अगर क्योंकि तुम्हारी जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें तो कलर पिक्चर बन के आती है, तो कलर भी क्या नहीं, कलर्स भी देखना ध्यान ध्यान से, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें कलर पिक्चर बन के आती है, कलर्स। फिर उसके बाद ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का मूड कैसा है, क्या मतलब उसमें कोई मतलब दुखी लग रहे हैं लोग या फिर खुश लग रहे हैं, तो सारी चीज़ें उसमें देखनी है। एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है पिक्चर को, ठीक है। सारी डिटेल्स, कलर, उसके बाद वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, और मूड कैसा है, ठीक है। तुम्हें ये लिखना है। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, तुमने सबसे पहले अपनी पिक्चर ऑब्जर्व करी, उसके बाद तुम कहीं एक बार साइड में पेंसिल से उसमें मेन चीज़ें लिख लो, जो तुम्हें उसमें मतलब एक तरीके से ऊपर ही ऊपर चीज़ दिख रही है, वो सारी चीज़ें लिख लो जो तुम्हें इमीडिएटली उस पिक्चर को देखने से तुम्हारे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं। जैसे तुम उस पिक्चर को देखोगे तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी ना जो तुम्हारे माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करेंगी कि इसमें ये बना है, इसमें ये बना है, तुम उसकी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ये वो। तो इस टाइप की चीज़ें जो होंगी वो तुम्हें इमीडिएटली पेंसिल से, ताकि तुम पॉइंट्स को बाद में भूल ना जाओ, क्योंकि तुम पिक्चर पहली पहली बार देखोगे ना, तो उसके बाद तुम अपना ग्रामर पोर्शन करने लग जाओगे या और कोई चीज़ें करने लग जाओगे, तो उससे पहले एक बार पेंसिल से साइड में उस चीज़ को नोट कर लेना जो तुम्हें इमीडिएटली उस पिक्चर को देखने में तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। राइट डाउन विद पेंसिल, ठीक है, डाउन विद पेंसिल, राइट डाउन विद पेंसिल। मतलब वो इमेज जो है वो क्या कन्वे कर रही है, ठीक है, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या इमोशंस है वहाँ के, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, इसमें डिस्क्रिप्शन समय तुम्हें लिखना है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है, उस क्लोथिंग कैसी है, पोस्चर्स कैसे हैं, सारी बातें इसमें जो दिख रही हैं तुम्हें, ठीक है, वो सारी तुम्हें बातें अपने इसमें नोट कर लेनी, एक बार पेंसिल से नोट कर लेनी है तुम्हें, ठीक है, ठीक है। और फिर तुम्हें अपना कॉम्पोजिशन लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अपना पिक्चर कॉम्पोजिशन करना है। और ये तुम्हारा पिक्चर कॉम्पोजिशन इस तरीके से मैंने बता दिया तुम्हें। देन तुम्हें शॉर्ट स्टोरी बता दी मैंने, तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाला बता दिया, नैरेटिव बता दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें कौन सा चूज़ करना चाहिए, तुम्हें कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाला, फर्स्ट एंड सेकेंड, तुम्हें दो टाइप के मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने चाहिए। एक होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन वाला, या आर्ग्यूमेंटेटिव वाला, या तुम नैरेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, पिक्चर वाला मेरे ख्याल से मत करना, क्योंकि यार पिक्चर वाला पता नहीं कैसी पिक्चर आए और इमीडिएटली तुम्हारे माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करे ना करे। तो इस मेरे ख्याल से तुम पिक्चर वाले में इसीलिए अटेम्प्ट ना करना, तुम डिस्क्रिप्शन वाला करो या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव वाला करो या फिर नैरेटिव भी कर सकते हो, क्योंकि नैरेटिव तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है, पुराना एक्सपीरियंस तुम्हारा उस पर होता है। एंड डिस्कशन में तुम्हें चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव में भी तुम्हें एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ता है। तो इस तरीके से तुम इन तीनों में से कोई भी अपना चूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का तुम कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर टूल्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि तुम्हें सारी चीज़ों में हेल्प करने वाली हैं, यानी कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन, लेटर, ईमेल, नोटिस, चारों में, ठीक है। मतलब अब जैसे कि फर्स्ट तुम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये देख लेते हैं। अब जैसे कॉम्पोजिशन में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे यार तुम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे तुमने वर्ड यूज़ करा हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, या सैडनेस, कुछ भी तुमने वर्ड यूज़ करा, तुम उसमें अगर कॉम्पोजिशन में बार बार वही वर्ड डालोगे, सैडनेस सैडनेस सैडनेस, तो एग्जाम में तुम्हारा पढ़ पढ़ के उस चीज़ को बोर हो जाएगा,
ठीक है, अगर तुमने सिर्फ एक ही चीज़ डाली है तो इस तरीके से तुम्हें उस चीज़ के सिनोनिम्स पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फीलिंग्स है उनके तुम्हें सिनोनिम्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तुम्हारे लिए सिनोनिम्स ले आई हूँ। तो इसको जो ये सिर्फ बेसिक मैंने लिखा है जो कि तुम्हारे डेली में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी चक्कर में ये सारे जो फीलिंग्स हैं इनके सिनोनिम्स अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और एक ही वर्ड को बार बार रेपिटेशन से अच्छा है तुम अलग अलग वर्ड यूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस का जॉय, ब्लिस, कॉन्टेंटमेंट, इलेशन, डिलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इसे यूज़ करना। फिर देखो सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ, मेलनकॉली, डिस्पॉन्डेंसी, डेसोलेशन। अरे मतलब इतने डिफिकल्ट वर्ड्स अगर तुम नहीं कर पा रहे तो सिंपल ये सॉरो, ग्रीफ और मेलनकॉली ये तो इजी वर्ड्स है ना, इन्हें तो अच्छे से देख लो ताकि तुम्हें एक बार वर्ड को बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर तुम 2-3 बार लिख रहे हो तो वो ओके है, लेकिन अगर तुम वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, तुम्हारे कॉम्पोजिशन में वही चीज़ आनी है बार बार, तो तुम एक चीज़ वही बार बार वर्ड रिपीट करोगे तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा उसका। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग वर्ड्स इसमें डाल दिए। फिर उसके बाद एंगर का रात, फ्यूरी, रेज, आयर, इंडिग्नेशन। ठीक है, तो इस टाइप से वर्ड यूज़ कर सकते हो तुम। फिर फियर के लिए देखो, देख रहे हो सारी बेसिक चीज़ें हैं ये। फिर ड्रेड, एंग्जाइटी, अप्रीहेंशन, टेरर, पैनिक। फिर सरप्राइज के लिए एस्टॉनिशमेंट, अमेजमेंट, स्टार्टल, bewilderment, शॉक। फिर डिस्कस, रिपल्जन, रिवल्जन, एवर्जन, एबोरेंस, लोथिंग। इसका चाहे मत भी करना है डिस्कस्टिंग का, तब भी चलेगा। फिर लव का अफेक्शन, अडोरेशन, डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन। ठीक है, और ये इसमें डिस्क्रिप्शन वाले में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर सब तुम डिस्क्रिप्शन का लिखोगे तो उसमें तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी चीज़ें। अभी तो मैंने इन्हें ग्रामर टूल्स बोला है। उसके बाद फिर एनवी, एनवी के लिए जेलिसीन, कॉन्वेटनेस, फिर रिजेंटमेंट, ग्रीन आइड, स्पाइट। फिर कंफ्यूजन के लिए परप्लेक्सिटी, bewilderment, bafflement, डिसआरे, डिस्ट्रैक्शन। इस टाइप से तुम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्साइटमेंट के लिए तुम एंटिसिपेशन, ईगरनेस, जील, एक्साइलरेशन, थ्रिल। देखो अगर तुम इतने डिफिकल्ट वर्ड्स ना कर पा रहे हो, लास्ट के 2-3 वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हें लगे, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, आगे के 2-3 वर्ड्स ही याद रख लो। सबके आगे के 2-3 वर्ड्स ही याद रख लो। ठीक है, तो सारे हो जाएंगे। अब देखो ये मैंने 10 लिखे हैं और मतलब जो तुम्हारे डेली जो यूज़ वाले होते हैं सिर्फ वही वाली मैंने फीलिंग्स इसमें डाली हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे श्योरली तुम्हें तुम्हारे कॉम्पोजिशन और लेटर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रामर टूल्स की जो नेक्स्ट चीज़ आती है डाटा प्रोवर्ब्स। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें प्रोवर्ब्स दिए अलॉन्ग विद योर मीनिंग। ठीक है, ताकि तुम्हें मीनिंग भी पता चल जाए कि क्या है मीनिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। अब देखो यार, पता चले कि तुम्हारे पास एक नई हेडेक हो जाएगी, ये लो बोर्ड से पहले अब ये भी चीज़ें भी लर्न करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिया कि एकदम बिल्कुल लाइट तरीके से उनको एक बार पढ़ना है, तुम्हें रीड करना है सिंपल। ठीक है, इसका कोई बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये इतनी सारी चीज़ें अब ये भी लर्न करनी पड़ेंगी बोर्ड से पहले, ये कैसे होगा ये वो, तो इसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रीड करना है चीज़ों को। ठीक है, और थोड़ी बहुत यार चीज़ें तो तुम अपने प्रीवियस क्लासेस से लर्न कर ही आते चले हो, कोई इसी अलग चीज़ तो आ नहीं रही है। ठीक है, फिर प्रोवर्ब्स, तो लो प्रोवर्ब्स देखो, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है। मीनिंग व्हाट पीपल डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट पीपल से। एकदम बेसिक इंग्लिश में भी लिखा है कि तुम एक बार में समझ जाओ। ठीक है, फिर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मीनिंग डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। फिर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मीनिंग इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इज समथिंग पॉजिटिव। फिर है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मीनिंग डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, हैव अ बैकअप। ठीक है, और तुम इनफैक्ट इसके अपने जैसे कि फर्स्ट लाइन यूज़ होती है, मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट लाइन तुम्हें कोई शॉकिंग या फिर कोई सी फेमस पर्सनालिटी की कोई स्पीच या फिर कुछ इस तरीके की तुम्हें लिखनी है चीज़ें, तो तुम प्रोवर्ब से भी अपना कॉम्पोजिशन को बिगिन कर सकते हो ना, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे तुम कोई कॉम्पोजिशन लिख रहे हो उससे पहले तुमने एक प्रोवर्ब डाल दी सबसे पहले स्टार्टिंग में ऊपर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर ये वेयर देयर स्मोक देयर इज अ फायर। मीनिंग इफ देयर आर साइंस ऑफ अ प्रॉब्लम देयर इज प्रोबेबली अ प्रॉब्लम। फिर द अर्ली बर्ड कैचेज वॉर्म। एकदम जो कॉमन होते हैं प्रोवर्ब्स वही लिखे हैं, कोई डिफिकल्ट वाले नहीं लिखे मैंने इसीलिए। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, और ये इसलिए लिखे हैं ताकि एक दिन पहले तुम्हें रिविजन हो जाए सारी चीज़ों का। मीनिंग बीइंग अर्ली और प्रॉम्प्ट गिव्स यू एन एडवांटेज। उसके बाद एक्शन स्पीक, लग रहे रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर लिखा हुई बात। उसके बाद डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। मीनिंग डोंट हार्म और क्रिटिसाइज समवन हु हेल्प्स और सपोर्ट्स यू।
अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. विजुअल इमेजेस कैन कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज मोर इफेक्टिवली दैन वर्ड्स. देखो मतलब जैसे कि मैं तुम्हें लास्ट ईयर का बता रही हूँ कि जब मेरा 10 था एंड मेरे में एक लेटर आया था, फिल्म पर था आई थिंक, वो मुझे अच्छे से याद नहीं बट फिल्म पे था. तो उसमें मैंने ये वाला प्रोवर्ब डाला था. ठीक है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. ठीक है, कुछ विजुअल करके आया. तो तुम एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उस समय. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तुम्हारा हेल्प तुम्हें करेंगे तुम्हारे पेपर के टाइम पे. विजुअल इमेजेस कैन कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज मोर इफेक्टिवली दैन वर्ड्स. उसके बाद द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मीनिंग राइटिंग एंड आइडियाज हैव मोर इन्फ्लुएंस एंड पावर देन द यूज ऑफ फोर्स. ठीक है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीनिंग डोंट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड कांट बी चेंज्ड. टू wrongs don't make a right, meaning retaliating or doing something wrong in response to a perceived injustice is not justified. Don't put all your cards on the table, meaning don't reveal all your secrets or plans at once. A bird in the hand is worth two in the bush. यार ये तुम्हारा जो है ना, देखो लिटरली तुम्हारे मुझे हेल्प करा था प्रेपोजिशन में. ठीक है, मतलब ये लास्ट ईयर का PYQ है, तुम इसे देख सकते हो. अ बर्ड इन हैंड, इन इन वहाँ पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था. एंड अ बर्ड डैश हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये PYQ है, तुम इसे देख सकते हो. एंड इन हैंड, यहाँ का प्रपोजिशन इन फिल करना था. तो मतलब ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पार्ट के लिए नहीं मैं हेल्प करेगा. इनफैक्ट तुम्हें जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है, हो सकता है, चांस है कि हो सकता है आ जाए उसमें भी. ठीक है, राइटिंग पार्ट में भी, ग्रामर पार्ट में भी, सॉरी. तो इसीलिए इसे इसे इग्नोर मत करना. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ इन टू इन द बुश. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो कि PYQ है ये तुम्हारा फर्स्ट वाला ही है जहाँ तक. ठीक है, इट इज़ बेटर टू हैव समथिंग सर्टन देन टू रिस्क लॉसिंग इट और फॉर समथिंग अनसर्टन. ठीक है, तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मीनिंग डोंट फॉर्म ओपिनियंस अबाउट समवन और समथिंग बेस्ड सॉलिडली ऑन अपीयरेंस. ठीक है, too many cooks spoil the broth, meaning too many people involved in a task can lead to confusion and failure. चलो ये हो गए कुछ बेसिक प्रोवर्ब्स. उसके बाद मैंने कुछ फेमस कोट्स और स्पीचेस बाय पर्सनालिटीज भी तुम्हारे लिए निकाल के रखी हैं. ये निकाल के क्या मतलब, मेरे पास रखा था, मेरे नोट्स रखे थे. थोड़ा सा राइटिंग की वजह से मैंने तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं डाले. तो इसीलिए देखो यार, जो मेरे नोट्स थे, इनफैक्ट मैंने ये 2-3 अलग जगह से और PYQs का एनालिसिस करके तुम्हारे में ये डाला है. तो ये अच्छे से देखना. फिर बी द चेंज दैट यू विश टू से इन द वर्ल्ड. द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. अब इसे तुम अपने कॉम्पोजिशन के बिगिनिंग में यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें टॉपिक इससे रिलेटेड मिल रहा है तो. ठीक है, एजुकेशन इम्पार्टेड बाय द हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी. फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू ऑफ द ब्रेव. इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. If you judge people, you have no time to love them. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. The greatest sin is to think yourself weak. अब देखो यार, अगर तुम्हें चाहे ये वाले पसंद आ रहे तुम ये वाले करो. तुम्हें अगर नहीं अच्छे लग रहे तुम्हें, तो तुम दूसरे वाले भी कर सकते हो. जो देखो ईजी वाले ही मैंने निकाले, इसमें टफ मेरे नहीं निकाले कुछ भी. तो वो तुम पे डिपेंड करता है. ठीक है, दैट्स द थिंग अबाउट बुक्स, दे लेट यू ट्रैवल विदाउट मूविंग योर फीट. ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स. ठीक है, अब लास्ट चीज़ तो तुम्हारी है, दैट इज कॉम्प्रहेंशन. तुम्हारे अभी एक चीज़ बची थी, कॉम्प्रहेंशन बचा था, तो इसीलिए मैंने अभी कॉम्प्रहेंशन छोड़ रखा था अभी. लेकिन देखो सारी मैंने सब सारी जितने भी वाली चीज़ें आती हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, एक एक सब पे डिटेल बात करिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन की. कॉम्प्रहेंशन जो होता है वो तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है. ठीक है, 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से वोकैबलरी से पोर्शन. अब वोकैबलरी डायरेक्ट तो आती नहीं है, वो तुम्हारे MCQs 3 MCQs तुमने अगर PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें 3 MCQs आते हैं. ठीक है, 3 MCQs आते हैं और वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, नहीं 3 मार्क्स के होते हैं. फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड वो 9 मार्क्स के बनते हैं. ठीक है, मतलब तुम्हारे 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे 2-2 मार्क्स के होते हैं और 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जो 1 मार्क का होता है. अब वो भी कुछ कह नहीं सकते कि पर्टिकुलर इसी तरीके से आएगा, बट जनरली इसी तरीके से आता है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 क्वेश्चंस 9 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, फिर प्रेसेस तुम्हारा यानी कि समरी राइटिंग जो तुम्हारे इस बार न्यू है, जो तुम्हें लिखना है, प्रेसेस 8 मार्क्स का आएगा. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. टेंशन लेंगे तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है. कैसे रीड करना चाहिए तुम्हें कॉम्प्रहेंशन पहले, तो वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे.
अब यार इंग्लिश लैंग्वेज हमारा एक ऐसा पेपर है जिसमें तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ता है। एंड ये देखो एक चीज़ ये भी होती है कि तुम्हारा वो पहला पहला बोर्ड का पेपर होता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज पहला ही पेपर तुम्हारा रखा जाता है हमेशा हर साल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है तुम्हारे साथ कि तुम पहला पहला डे होता है तुम्हारा बोर्ड का, तुम थोड़े से अंदर से डरे हुए भी होते हो कि कैसा जाएगा ये वो। ऊपर से उसमें टाइमिंग का इतना होता है कि लैंग्वेज का पेपर ऑलमोस्ट, मतलब मेरा तो स्कूल में तो वो थोड़ा छूट ही जाता था हमेशा, बट बोर्ड के टाइम पे मैंने अपना पेपर एकदम टाइमली कंप्लीट कर लिया था, रिविजन भी हो गया था। तो इस तरीके से तुम्हें अपने स्पीड वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी। प्लस यार राइटिंग भी अच्छी रखनी है, सारी चीज़ें एक साथ करनी है, तो इसलिए प्रैक्टिस भी कर सकते हो पहले से, थोड़ा आदत डालने की लिखने की, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। वहाँ सारे ही पेपर में जल्दी लिखना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में यार 2 पॉइंट तुम्हारे इतना कम टाइम मिलता है, 2.5 आवर्स मिलते हैं, इसीलिए अच्छे से बिल्कुल तुम्हें लिखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। टाइम विद इन टाइम लिखना पड़ता है और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी बातें आ जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब वोकैबुलरी में क्या है, तुम्हें 3 MCQs लिखने हैं, 3 MCQs आते हैं 3 मार्क्स के, वो तुम्हारे पैसेज से आते हैं, जो पैसेज होता है उसी में से 3 MCQs बन के आते हैं 3 मार्क्स के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पैसेज से होते हैं, एंड प्रेसेस तुम्हारी होती है वो पैसेज से होती है, और मतलब 1-2-3 पैराग्राफ उसके होते हैं, या फिर पूरी तो नहीं आती है, पूरे पैसेज से तो नहीं आती, उसके 2-3 पैराग्राफ से ही आती है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा 3 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, यानी कि तुम्हारा 20 मार्क्स का टोटल आता है ये कॉम्प्रहेंशन। उसके बाद जो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि तुम्हें कैसे कॉम्प्रहेंशन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कॉम्प्रहेंशन तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें क्या करना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। पैसेज नहीं देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ तुम्हें यार, ये मतलब बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है पहले, क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, पैसेज को रीड करने से पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रीडिंग करनी है, पैसेज की रीडिंग करनी कैसे, वो भी एक बार फर्स्ट एकदम क्विकली जल्दी से रीडिंग कर रही है एक बार, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। तुम्हें यार 2 रीडिंग तो मारनी है, अब तुम 3-3 रीडिंग मारोगे वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। इससे अच्छा एक बार क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो, फिर एक बार फर्स्ट रीडिंग लगाओ, जिसमें तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किसके ऊपर बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब तुमने क्वेश्चंस क्योंकि पहले तुम एक बार रीड कर चुके हो, तो तुम्हें पता है कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं तुमसे, तो तुमने फर्स्ट रीडिंग लगा ली, फर्स्ट रीडिंग लगाई फिर तुमने, ठीक है, तुम्हें आइडिया हो गया कि क्या क्या दिया है तुम पैसेज में, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया। फिर तुमने सेकंड रीडिंग लगाई, और वो तुम्हारी स्लो रीडिंग थी, यानी कि तुमने धीरे धीरे एक एक लाइन, एक एक वर्ड आराम आराम से पढ़ के समझा सारा पूरा कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस कौन से पूछे, तो तुम उसी वहाँ पे ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। यही क्वेश्चंस को पहले रीड करने का फ़ायदा है। ऐसे तुम पहले 2 बार रीड करोगे, फिर तुम जाओगे क्वेश्चंस पे, फिर तुम एक बार तीसरी बार जाओगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी थी। ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस पहले पताएंगे ना, तो तुम फिर दूसरी बार की रीडिंग में ही उस चीज़ को समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या क्वेश्चंस लिखे हैं, क्या आंसर्स कहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड तुम्हारी रीडिंग होगी स्लो रीडिंग, सेकंड रीडिंग यानी स्लो वाली रीडिंग तुम्हारी, जिसमें आराम आराम से एक एक वर्ड को अच्छे से ट्रांसलेट करके पढ़ोगे। MCQs होते हैं वो तुम्हारे पैसेज से होते हैं, एंड मतलब वैसे जो मीनिंग वाले होते हैं, तुमसे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग बता दो, तो तुम्हें कॉम्पोजिशन में जैसे अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो तुम कर लोगे, लेकिन देखना मतलब ट्राई करना, ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, ऊपर सेंटेंस पढ़ना। जैसे अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, सपोज करो कोई MCQ है, उसका मीनिंग तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसकी ऊपर वाली लाइन पढ़ना, जहाँ पे वो वर्ड लिखा है उसकी ऊपर वाली लाइन पढ़ना, नीचे वाली उसके मतलब क्या लिखा है, क्या मतलब उस वो लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, तो उस लाइन से उस वर्ड का मतलब निकालने की कोशिश करना, ठीक है, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और मीनिंग तुमसे जैसे तुमसे मीनिंग पूछा गया, तो तुम्हें मीनिंग क्या करना है, उसी टेंस में आंसर करना है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे PYQ है, तो उसमें तुमसे पूछा गया था कि रीसाउंडिंग का तुम्हें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो रीसाउंडिंग में ING लगा है, ठीक है, ING लगा है, तो तुम्हें आंसर में भी, जैसे इसका आंसर है एको, तो आंसर में भी तुम्हें एकोइंग का यूज़ करना है, ठीक है, ING, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, एकोइंग, रीसाउंडिंग, एकोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया उसी तरीके का वही टेंस को तुम्हें यूज़ करके मीनिंग लिखना है। लेकिन इसमें तो इस बार MCQs हैं, तो मैंने तो सोचा एक बार मैं बता दूं, बट MCQs में तो तुम समझ ही जाओगे कि कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हमारे हैं 9 मार्क्स के, ठीक है। अब यार एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो लाइंस होती हैं वो पैसेज से कॉपी करके अपने आंसर्स में एकदम बिल्कुल से चिपका देते हैं, बट यार ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें बिल्कुल भी। मार्क्स
उससे लूज हो जाते हैं। एग्जैक्ट लाइन्स तुम तभी लिख सकते हो जब क्वेश्चन में गिवन हो, मतलब एक वो नहीं होती है वाला क्वेश्चन होता है, उसमें गिवन होता है कि विच लाइन, तुम्हें कौन सी लाइन ऐसी है जो तुम्हें बता रही कि मतलब कोई क्वेश्चन दिया होता है कि कौन सी लाइन पैसेज से ऐसी है जो तुम्हें पर्टिकुलर चीज़ बता रही हो, ठीक है। तो तुम्हें उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में तुम्हें पैसेज से एग्जैक्ट लाइन को कॉपी करके लिखना है। बाकी सारे क्वेश्चंस में तुम्हें अपने वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम पैसेज से करोगे तो वो तुम्हारे लिए उसमें तुम्हारे मार्क्स लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्रहेंशन को समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे कि अगर तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हारे 2 मार्क के क्वेश्चन ही हैं उसमें, तो उसके लिए तुम 4 लाइन का आंसर लिखो या मैक्सिमम 5 लाइन्स, इससे ज़्यादा का आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इससे कम भी मत लिखना। जैसे 3 लाइन्स मिनिमम है, लिखने की कोशिश करना कि 4 लाइन तुम लिख सको, ठीक है। 4 लाइन्स फॉर ईच 2 मार्क क्वेश्चन, फॉर ईच 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब बात हमने कर ली क्वेश्चन की भी, हमने एमसीक्यूज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रेसेस की, ठीक है। समरी राइटिंग प्रेसेस देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल पेंसिल से मैंने बनाया है तुम्हारे लिए ग्रिड। अब चलो एक ही चीज़ समझते हैं प्रेसेस की। अब पहली बात कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में तुम पेंसिल ले जाना मत भूल जाना, पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ग्रिड तभी खींच पाओगे पेंसिल से, तो पेंसिल इसीलिए पेंसिल ले जाना मत भूलना, पेंसिल इज मस्ट। एक बार मैं वीडियो डाल दूंगी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से पहले कि तुम्हारे कौन कौन से एसेंशियल्स है तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे अपने हॉल में, ठीक है। और पर्टिकुलर पेपर में क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो उसका भी मैं एक बार वीडियो डाल दूंगी एक पेपर से पहले, तो एक बार तुम देख लेना। पेंसिल मस्त, ठीक है। प्रेसेस का भी जब ग्रेड 8 खींचोगे तो पेंसिल बनाओ, एक बार हो सकता है पेन से खींचो तो गलत बन जाए, तो इसीलिए पेंसिल से ले जाना, ठीक है। अब समरी राइटिंग तुम्हें क्या करना है, इसका तुम्हें सबसे जो पहली चीज़ है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि तुम्हें रफ ड्राफ्ट ज़रूर बनाना है। रफ ड्राफ्ट का मतलब ये है कि तुम्हें एक बार रफ में अपनी समरी ज़रूर लिखनी है। तो अब जो तुम्हारा प्रेसेस होता है वो कभी भी पूरे उससे नहीं आता, पूरे पूरा कॉम्प्रहेंशन जो होता है उससे नहीं आता, पूरे पैसेज से नहीं आता है, उसके 2 या 3 पैराग्राफ से ही कंबाइन करके वो आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो उसके लिए तुम्हें पहले रफ ड्राफ्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और तुम मतलब कम कम वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करो और पेंसिल से एक रफ ड्राफ्ट बनाओ। उसमें ग्रिड बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, एक रफ में पहले वो जो क्वेश्चन में लिखा हो उसको आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने वर्ड्स में करो, उसका मैं रीज़न बता रही हूँ क्यों। पैसेज से लिखने का क्या बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने 50 वर्ड्स देखो, 50 वर्ड से ना ज़्यादा ना 50 वर्ड से कम, तुम्हें नहीं, ये 50 वर्ड से 1-2 वर्ड भी ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करनी है, ग्रिड या कॉलम टेक्निक ही तुम्हें अप्लाई करनी है। ग्रिड लिख दिया मैंने, ठीक है, ग्रिड। अब तुम्हें इस टाइप की कोई ग्रिड बनानी है, मैंने यहाँ पेंसिल से बनाई भी है, तो देखो मैंने थोड़ा सा रफ में करके बनाई है, तो मैं स्केल ले जाना अपना, स्केल से ड्रॉ करना है इसे। तो ये तुम्हारे 5 कॉलम्स तुम्हें दिख रहे होंगे, अंत में 10 रोज दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसी टाइप से तुम्हें अपना ग्रिड ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा फेयर ग्रिड है, फेयर, ठीक है। तुमने रफ ड्राफ्ट कहीं पे लिखा है, तुमने रफ क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद तुम देखो कि इसमें लिमिट कित मतलब तुम उससे काउंट कर लो। पहले तुमने जो रफ ड्राफ्ट लिखा है, मतलब रफ जहाँ पे तुमने उसका आंसर लिखा है, उसको एक बार काउंट कर लो कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो तुम अपने वो तो अपने आईडी से लिख रहे हो तो वो तो कम ज़्यादा तो होएगा, एग्जैक्ट 50 वर्ड्स का तो आएगा नहीं। तो तुम क्या करना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ना लगे उसको फिर उसमें उसी में कट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड ना लगे उसको वहीं पे भी कट कर लेना, ठीक है। और जब वो तुम्हारी एकदम बिल्कुल तुम्हें लगे कि हाँ अब 50 वर्ड्स पे आ गए एंड ये मेरा परफेक्ट मैंने लिख दिया, तब इसके अंदर फिल करना, ठीक है। तब इसके अंदर एक एक वर्ड को तुम पुट करना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसकी से तुम्हें रेलेवेंट डिटेल्स डालनी है, ठीक है। रेलेवेंट डिटेल्स डालनी है, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम क्वेश्चन में पूछी गई हूँ, आलतू फालतू की चीज़ें कुछ नहीं डालनी है। 50 वर्ड्स है यार सिर्फ लिखने हैं तुम्हें, और 50 वर्ड्स में तुम क्या क्या चीज़ें डाल दोगे, ठीक है। और 2 पैराग्राफ का, कम से कम 2 पैराग्राफ का वो तुमसे एकदम एक तरीके से कंबाइन करके तुमसे पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो एक तरीके से कॉम्प्रेस करके लिखना होता है पूरा सारी चीज़ों को, तो उसमें तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को डालनी है, ठीक है। जैसे तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें इसमें ए अंदा में पूरा एक ब्लॉक नंबर बात कर देना कि ए अंदा ही लिख दिया उसमें एक ब्लॉक में, तो ए अंदा से पूरा एक ब्लॉक उसमें पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कोई जो रिपीट नहीं करनी है लाइन कोई भी, ठीक है, रिपीट नहीं करनी है, रिपीट लाइन ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। फिर तुम्हें नेक्स्ट चीज़ कौन सी नहीं करनी है, तुम्हें एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं खूब, ठीक है।
कॉम्प्रहेंशन सॉरी कॉम्पोजिशन बोल दी मैंने, कॉम्प्रहेंशन को जो पैसेज होता है इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं समझाने के लिए। तो तुम्हें उन एग्जाम्पल्स को नहीं लिखना है, अवॉइड करना है, उन एग्जाम्पल्स को अपने प्रेसेस में नहीं डालना है। आफ्टर दैट तुम्हें फुल स्टॉप और ऐसे कॉमा का यूज़ भी एक ब्लॉक के लिए नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा स्टेटमेंट खत्म हुआ है यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा वर्ड यहाँ पे तुम्हें कुछ वर्ड है तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है। सपोज करो एग्जाम्स, यहाँ पे मैंने लिखा आखिरी वर्ड, ठीक है, तुम्हारा 50 वर्ड्स होगा, तो तुम यहीं पे ऐसे फुल स्टॉप लगा दो उसमें, ठीक है। अब पता चले तुम बीच में एक कॉमा ऐसे यहाँ लगा रहे हो तो ऐसे ब्लॉक तुम्हारा यूज़ हो गया, तो इस तरह की माइनर चीज़ें एकदम तुम गलत मत करना, ठीक है। ऐसे पूरा एक ब्लॉक वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ ऑलरेडी इतने कम वर्ड्स हैं तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है। और ये पैरा की लाइन्स तुम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि देखो पैरा की लाइन्स होती हैं इतनी बड़ी होती हैं, और पैरा की लाइन्स तुम एक ही दो लाइन में, एक ही लाइन में तुम्हारा कम से कम ये पूरा ग्रिड तुम्हारा फिल हो जाएगा, ठीक है। अपने वर्ड से लिखोगे तो फिर अपने वर्ड्स में कम कर ज़्यादा कर सकते हो। अगर पैसेज की कोई लाइन उठा के लिख दो तो एक या दो लाइन से ज़्यादा तुम इसमें आ ही नहीं सकती पैसेज की लाइन्स, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें ये अपने आप से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें एग्जाम्पल इसका भी दे सकती हूँ, दे रही हूँ कि ताकि तुम्हें कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए, कैसे चीज़ों को कंडेंस करना है। देखो तो फिर ये तुम्हारे स्पेसिमेन समरी, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल के लिए मैंने सोचा तुम्हें ये भी बता दूं कि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो कहीं से भी। उसके बाद देखो स्पेसिमेन समरी मतलब एक समरी एक तरीके से, तो तुम्हें इसको जैसे लिखा है समराइज द मेन आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 50 वर्ड्स, सम नोट्स आर गिवन टू गाइड यू, ठीक है। तो मैंने ये मुझे अपनी बुक में अच्छा लगा तो मैंने तुम्हें डाल दिया कि तुम्हें भी समझ में आ जाए। देखो अब इतना ही कम से कम, जैसे ये इतना है, जितना ये पैराग्राफ लिखा है, जितना ये लाइंस लिखी, इतना ही ऑलमोस्ट तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में या प्रेसेस में तुम्हें कॉन्डेंस इतना ही करना होता है, मतलब इतना ही लिखने को, इतना ही तुम्हें प्रेसेस में से कन्वर्ट करना होता है एक तरीके से, ठीक है। और वो पैराग्राफ्स ही देते, पूरा पूरा पैसेज नहीं देते तुम्हें, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग इसे रीड करते हैं एंड उसके बाद इसको जैसे 50 वर्ड्स में मेन पॉइंट्स देखो, उसके बाद ऐसे निकालते हैं और उसके बाद देखो इसे एज ए समरी इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखो रीड करते हैं इसको ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे स्मॉल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हें ही डालते हैं। देखो बैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स with a cellular structure. Each individual bacterium consists of one single colorless cell which is usually either spherical or rod shaped. Individual bacteria are so small that they can be seen only with the help of high power microscope. They are so small that they can float in the atmosphere, usually passengers on dust particles up to a height of several thousand feet, except immediately after a heavy downpour when air is washed clean. Bacteria present in water that has not been purified or boiled. A large number of bacteria live in the soil डाउन टू अ डेप्थ। एक बार तुम इसे पढ़ के देखना और उसके बाद इसे खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो तुम, ठीक है। टू अ डेप्थ ऑफ सेवरल फीट एंड दे आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन फीसेस एंड सीवेज। द लिविंग बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आवर बॉडीज एंड ऑन एवरीथिंग अराउंड अस. Bacteria reproduce by dividing themselves into two, and these new individuals grow on quickly that they are ready to divide again in about half an hour. Hence, in 10 hours, under the most favorable conditions, a single bacterium can produce over 1 million bacteria. That is why no object is completely free from any kind of bacterium. Few bacteria can survive at temperature about 80 degrees Celsius in the presence of moisture. Hence, when food items are boiled, nearly all the bacteria present is killed. Pasteurization of milk destroys the bacteria in milk. The rate of multiplication of bacteria is greatly slowed down at temperatures below 10 degrees Celsius. This means that food will remain unaffected by bacteria in a refrigerator. Drying is also another method of preserving food, and is this dehydration of foodstuffs prevents bacteria from growing and multiplying as there is insufficient moisture. तो मैंने तुम्हारे आगे पूरा ये पैराग्राफ रीड कर दिया। अब इसके मेन पॉइंट्स देखो इन्होंने कौन कौन से निकाले एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसको 50 वर्ड्स की समरी में कन्वर्ट करा। देखो तो मेन पॉइंट्स उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर क्या निकाले कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। फिर उसके बाद प्रेजेंस मतलब कहाँ पे पाए, इन्होंने एकदम बिल्कुल मेन जो उसके पॉइंट्स हैं सिर्फ वही निकालने। अगर तुम्हें बैक्टीरिया पे एक शॉर्ट नोट लिखना हो तो तुम ऐसे ही लिखोगे, प्रेजेंस इन द एटमोस्फियर, इन वाटर, इन सॉइल, reproduction, reproduce through division of cells, multiply rapidly, cannot survive a temperature of more than 80 degrees Celsius or less than 10 degrees Celsius. Preservation of food stuff, boiling, रेफ्रिजरेटिंग और ड्राइंग कैसे बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो एकदम अगर तुम्हें ऐसे शॉर्ट नोट लिखना हो तो तुम ऐसे ही लिखोगे। तो बैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड वाटर, दे रिप्रोड्यूस थ्रू डिवीजन ऑफ सेल्स एंड मल्टीप्लाई मैनिफोल्ड इन एन आवर। ठीक है, मतलब खुद के वर्ड भी यूज़ करने पड़ेंगे तभी आ पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्पोजिशन को तुम्हें शॉर्ट में समराइज करके लिखना है तो तुम तभी लिख पाओगे जब तुम अपने वर्ड से लिखो।
They cannot survive at temperature of more than 80 degrees Celsius or less than 10 degrees Celsius. Food can be preserved from bacteria by boiling, refrigerating और drying. ठीक है, तो इस तरीके से तुमने देखो स्मॉल में इसको समराइज करके लिखा है एकदम। तो इसी तरीके से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिखाने के लिए करके रखा है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। एंड हर लिटरली इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, बट अब तुम्हारे बोर्ड जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो काफ़ी दिन से डिले हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा हाँ डाल ही दूँ जल्दी से इसको बस, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा फर्स्ट पेपर तुम्हारा उसी का होता है, दैट इज़ वाई। और चाहो तो तुम इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या एक जगह सारी चीज़ें लिख लो, या एक बार पहले अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो पर ज़रूर आना और ज़रूर लिखना, ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम चैनल पे नए हो तो। और आई होप तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब कुछ ही डेज़ बचे तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, एंड 20 डेज़ मान के चलो, बिकॉज बाकी जनवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, एंड 21 से पेपर है तुम्हारे। और फिर तुम 20 जो पेपर है तुम्हारा फर्स्ट, उसकी तैयारी भी कुछ दिन पहले से स्टार्ट कर दोगे, 3-4 डेज़ पहले। तो अब कुछ बिल्कुल टाइम ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, बस अब पढ़ाई में लग जाओ। एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने वन शॉट सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, एंड श्योर अगर तुम ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो ना, तुम्हारे 90+ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।